Okay, so hello बच्चा लोग, I am Tulika Jha, your zoology educator and I welcome you all to PW. आज हमारी सेकेंड क्लास है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की. आई होप सारे बच्चों को प्रीवियस क्लास गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून प्रिया, सिया, वंशिका, उमेश, सिंह पूजन, रोनिन, केम छो मौजामा. अच्छा चलो 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 चलो, आज हमें अपने इस चैप्टर के टिश्यू पार्ट को फिनिश कर लेना है. फिर अगली क्लास में हम फ्रॉग पढ़ेंगे एंड कॉकरोच पढ़ेंगे. आज हम टिश्यू पार्ट को फिनिश कर लेंगे. हेलो 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 एवरीवन. चलो जी स्टार्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्ट्रेट अवे हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने एपिथेलियल आज भी थोड़ा गला खराब है बट पहले से बेटर है. तो आज हम एपिथेलियल टिश्यू हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. हमारा एक टॉपिक उसमें रह रहा था विच इज योर जंक्शंस. तो आज सबसे पहले हम जंक्शंस फिनिश करेंगे. जंक्शंस होने के बाद हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे. 4 टाइप के टिश्यूज थे, आपको एक बार याद कर लेते हैं. एपिथेलियल टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू था, मस्कुलर टिश्यू था एंड नर्वस टिश्यू था. जिसमें से नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू हमें करना नहीं है क्योंकि नर्वस सिस्टम अलग से पढ़ना है एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट में और भी डेप्थ में हमें मसल्स के बारे में पढ़ना है. तो 4 टिश्यू में से बेटा हमें सिर्फ 2 टिश्यू यहां पे पढ़ना है, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू. बाकी 2 टिश्यू तो हमें डिटेलिंग में चैप्टर वाइज पूरा पढ़ना है. तो एपिथेलियल टिश्यू का हमारा जंक्शन सेक्शन रह गया है, वो हम आज फिनिश करेंगे. देन हम कनेक्टिव टिश्यू को फिनिश करेंगे और दोबारा से एक बार हम एपिथेलियल टिश्यू को वन गो में एकदम खट 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 रिवाइज करेंगे एंड देन दोबारा से एक बार कनेक्टिव टिश्यू को खट 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 रिवाइज करेंगे. एंड में 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें हम पोलिंग भी करेंगे एंड उस 5 क्वेश्चन में अगर आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन सही हो रहे हैं देन आप मेरी तरफ से आपको एक थम्स अप मिल जाएगा. स्टार्ट कर दे. खट से एक ऐसे वाई यस लिख दो तो मैम स्टार्ट कर देंगी, या कुछ हार्ड बना दो मैम स्टार्ट कर देंगी क्लास. स्टार्ट कर दे स्टार्ट. अच्छा एक बच्चा कल की क्लास में एक बच्चा कल की मैंने कल कमेंट सेक्शन देखा तो एक बच्चा लिख रहा था कि मैम आप ऐसे कौन से पार्ट ऑफ कंट्री में रह रहे हो जहां पे एसी की जरूरत पड़ रही है. बेटा हम दिल्ली में ही हैं लेकिन स्टूडियो में लाइट्स की वजह से थोड़ा हीट अप हो जाता है तो एसी यहाँ अभी भी चलता है, वरना इसके बाहर तो बहुत ठंड है. मैम एकदम कोट वोट पहन के आती हैं तो स्टूडियो के अंदर बिकॉज ऑफ लाइट टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है. चलो स्टार्ट कर दे नाउ. ओके एक सेकेंड यार, एक सेकेंड. हाँ चलो स्टार्ट करें. सबसे पहले जंक्शंस क्या होते हैं ये आपने रेलवे स्टेशन पे सुना होगा, जंक्शन आ गया. तो जंक्शन का मतलब होता है जहां पे आपके 2 चीजें मिलती हैं. ठीक है, जो मिलती हैं जो 2 चीजें उसे हम जंक्शन बोलते हैं. तो जब हमारे सेल्स आपस में, अभी एक बात बताओ, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है उसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स तो बहुत ही कम होता है ना, सेल्स टाइटली पैक्ड है. एक बार रफ वर्क में दिखा रही हूं. अगर ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, तो मैट्रिक्स कम होने की वजह से ये टाइटली पैक्ड है. अब जब टाइटली पैक्ड होते हैं तो इनके आपस में, इनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शंस वगैरह डेवलप हो जाते हैं. तो वो कनेक्शंस को हम कहते हैं जंक्शन. सेल्स के बीच में क्या आ जाते हैं, कनेक्शंस आ जाते हैं जिनको हम जंक्शंस कहते हैं. अब ये कनेक्शन क्या सिर्फ 2 सेल्स के स्ट्रक्चर्स को जोड़ रहा है या 2 सेल के फंक्शन को भी जोड़ रहा है. तो ये जो जंक्शंस होते हैं बेटा ये 2 सेल के स्ट्रक्चर को तो साथ लाते ही हैं, साथ में हम देखेंगे कि यहां के फंक्शन को भी यहां पहुंचा सकते हैं, यहां के फंक्शन को भी यहां पहुंचा सकते हैं. कैसे वो आगे पता चलेगा. यानी जंक्शंस आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन 2 सेल. 2 सेल के बीच का कनेक्शन सिर्फ स्ट्रक्चर का नहीं है, फंक्शन को भी आपस में वो कनेक्ट करेंगे. तो सबसे पहले जंक्शन के बारे में क्या लिख लें, सॉरी तो लेट्स गेट स्टार्टेड. जंक्शन में यहां मैं लिख रही हूं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल connection between adjacent, पास पास वाले adjacent cells.
तो इसमें कीवर्ड क्या है? अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, यू हैव टू रिमेंबर इट इज नॉट जस्ट स्ट्रक्चरल कनेक्शन, इट इज ऑल्सो फंक्शनल कनेक्शन. स्ट्रक्चरल याद करते हुए चलो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज कॉल्ड जंक्शन. नाउ सेकेंड पॉइंट, क्या ये जंक्शन सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में होता है या बाकी टिश्यूज में भी होता है? तो ये जंक्शंस हर टिश्यू में मिलेगा, कनेक्टिव में भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, नर्वस में भी मिल जाएगा, मसल्स में भी मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम वैरायटी ऑफ जंक्शंस आपके एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं. तो इस साइड क्या लिख देंगी मैम? अब तो ये कोल्ड नहीं ठीक हो रहा, क्या लिख दें यहां पे मैम? फाउंड इन all tissues but maximum variety in epithelial tissue. Maximum variety in epithelial टिश्यू. याद भी करते चलना बेटा, ठीक है? मेरी क्लास में याद करते चलना. क्या बोला मैम ने? जंक्शंस आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दे आर फाउंड इन ऑल टिश्यू बट मैक्सिमम वेराइटी वी आर फाइंडिंग इन एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, अब ये जंक्शंस के कितने टाइप होते हैं? तो बेटा एनसीईआरटी इज ओनली टॉकिंग अबाउट 3 टाइप्स और भी हैं. एनसीईआरटी इज ओनली टॉकिंग अबाउट 3 टाइप्स. तो हमें क्या पढ़ना है? 3 टाइप्स पढ़ना है. बाकी नाम मैं भले बता दूंगी, ट्रायंगल बना देंगे कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, नीट में नहीं आएगा. तो सबसे पहले टाइट जंक्शन की बात कर रहे हैं. टाइट जंक्शन क्या करता है? देखो बेटा, अगर मैं कह रही हूं ये एक सेल है, इफ आई एम सेइंग ये एक सेल है और ये मैं कह रही हूं ये दूसरा सेल है, अभी तो हम एपिथेलियल टिश्यू की ही बात कर रहे हैं, तो नीचे क्या बना दे? बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दे. ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है. ठीक है, नाउ अब ये दो जो सेल्स हैं, अगर किसी चीज को याद करो कि एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का एक फिक्स फंक्शन था विच वाज एब्जॉर्प्शन. तो किसी चीज को अगर इस साइड से इस साइड आना है तो सेल चाहता है, सेल क्या चाहता है? सेल चाहता है कि वो सेल को क्रॉस करके इस साइड जाए, ताकि सेल बीच में उसको कुछ चेक करना है, क्या कुछ मॉडिफिकेशन करने उस चीज का, तो वो कर दे, लेकिन सेल्स को क्रॉस करके जाए, बीच से लीक होके ना निकल जाए कि 2 सेल्स के बीच से लीक होके चला गया. तो सेल क्या चाहता है? ऐसे ट्रांसफर हो सब्सटेंस, ना कि ऐसे ट्रांसफर हो सब्सटेंस, यानी लीक ना हो जाए 2 सेल्स के बीच में से. ठीक है, तो टाइट जंक्शन क्या करता है? लीकीनेस को रोक देता है. टाइट जंक्शन क्या करता है? लीकीनेस को रोकता है. यहां ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है टाइट जंक्शन. अब इस टाइट जंक्शन की वजह से, एक्सक्यूज मी बेटा, अब इस टाइट जंक्शन की वजह से कोई भी सब्सटेंस बीच से नहीं निकल पाएगा. इट हैज टू पास थ्रू द सेल. तो क्या लिख दे? टाइट जंक्शन, याद भी करते चलो, टाइट जंक्शन प्रिवेंट्स लीकीनेस ऑफ सब्सटेंस. क्या लिख दे? टाइट जंक्शन प्रिवेंट्स लीकीनेस ऑफ सब्सटेंस. यहां लिख रही हूं, इट प्रिवेंट्स लीकीनेस, लीक नहीं करना चाहते हम, इट लीकीनेस ऑफ सब्सटेंस. इट प्रिवेंट्स लीकीनेस ऑफ सब्सटेंस. देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडहेरिंग जंक्शन. एडहेयर मतलब क्या होता है? चिपकना. प्लीज अडहेयर टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस. रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चिपके रहो. तो अडहेयर मतलब होता है चिपकना. तो एडहेरिंग जंक्शन का काम है 2 सेल्स को चिपकाना. अब एक बात बताओ, जब घर बनता है तो हम सीमेंट से 2 ब्रिक्स को जोड़ देते हैं, चिपका देते हैं कि ब्रिक्स यहां वहां ना हो जाए. अब एक बात बताओ, अगर बेटा ये दोनों सेल है, अब ये सेल अचानक से ऐसे खिसक गए, तो लचक से गए, जैसे ऐसे खड़ी हूं मैं, अचानक से मैं ऐसे हो गई तो मेरे ये फिक्स नहीं है अभी. तो सीमेंटिंग एक्शन, टाइट जंक्शन तो है बट हो सकता है सेल ऐसे हो जाए, तो टाइट जंक्शन तो सिर्फ लीकीनेस को रोक रहा है. एडहेरिंग जंक्शन सीमेंट बना देता है 2 सेल्स के बीच में कि सेल्स चिपके रहें, यहां वहां ना हो जाए. तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मेकिंग इट वाया डायग्राम, ये रहा बेटा एक सेल, ये रहा दूसरा सेल.
अब हमने इसके बीचों बीच बना दिया है, लगा दिया है एक सीमेंट, अब बीच में लगा दिया, ये तो ऊपर की तरफ है, अब बीच में जोड़ दिया हमने, तो अब यहां वहां नहीं होगा। तो एडहेरिंग जंक्शन का काम क्या है? सीमेंटिंग एक्शन बिटवीन टू सेल्स। तो बेटा पता है इसका पूरे अगर मैं स्ट्रक्चरल डिटेल में जाऊं ना, तो जब सीमेंट लगता है ना तो इधर से फाइबर्स इसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं। कैसे बताऊं मैं? देखो, मैंने एक हाथ दिया, इधर एक सेल है, दूसरे बंदे ने, दूसरा सेल ने हाथ दिया, हमने हाथ पकड़ लिया ताकि हम दोनों चिपके रहें। अब हम आपस में चिपकने की वजह से अगर सेल से ही निकल गया सीमेंट और सीमेंट ही चिपका रहा और सेल अलग हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सीमेंट हमने बीच में लगाया है, सीमेंट तो चिपका हुआ है, पता लगे सेल अलग हो गया। तो कुछ फाइबर्स होते हैं जो इसको सेल से भी जोड़ के रखते हैं। इतनी डिटेलिंग में आपको जानना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है दो सेल्स के बीच में सीमेंट जो है वो है अडहेरिंग जंक्शन। ठीक है, सीमेंटिंग एक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। तो क्या लिख दे? सीमेंटिंग एक्शन, यानी चिपका के रख रहे हैं बिटवीन सेल्स के बीच में, ये एक सीमेंट का काम कर रहा है, तो ये बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ हाँ पढ़ाई करो, मैं कमेंट सेक्शन वैसे ही नहीं देखती है मैम, एक टॉपिक के बाद भले देख लूंगी। ठीक है, आई एम टोटली फोकस्ड ऑन स्टडीज। आपको पूरे साल अगर आगे भी देखोगे, मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ बेटा, तो आपको पढ़ाई करनी है। बैटल ग्राउंड वगैरह पे आएंगे तब इंटरैक्शन करेंगे। ठीक है, तो जो भी चीज करते हो उस टाइम वो 100% करो। पढ़ रहे हैं 100% पढ़ेंगे, गप्पे मारनी है 100% गप्पे मारेंगे, मस्ती करनी है 100% मस्ती करनी है, जो करो वो करो, 50-50 मत क्या करो। चलो, सीमेंटिंग एक्शन बिटवीन टू सेल्स। नाउ थर्ड इज योर गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन क्या है? वर्ड से ही समझ आ रहा है, कुछ गैप आ जाएगा। यानी इसमें क्या है, ये रहा एक सेल, ये रहा दूसरा, एक सेकेंड दोबारा बनाते हैं, ये रहा एक सेल और ये रहा दूसरा सेल। अब देखो बेटा, इन दोनों के साइटोप्लाज्म को जोड़ दिया गया है इससे, इस दोनों के साइटोप्लाज्म को जोड़ दिया गया है, ये है हमारा गैप जंक्शन। दिस इज गैप जंक्शन। अब सब्सटेंस, इस सेल के सब्सटेंस इधर भी जा सकते हैं और इस सेल का सब्सटेंस इधर भी आ सकता है। तो अब फंक्शनल कनेक्शन हो गया। इससे पहले दोनों में स्ट्रक्चरल कनेक्शन था। पहली बार गैप जंक्शन में हमने पढ़ा फंक्शन भी, इसने कुछ बनाया इधर भेज दिया, जैसे सब्जी ट्रांसफर कर दी, आप भी ले लो आप भी ले लो। तो बेसिकली ये है फंक्शनल कनेक्शन विच इज जॉइनिंग टू एडजेसेंट सेल का साइटोप्लाज्म। जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ अगर किसी को पता है, प्लांट में जो स्ट्रक्चर दो सेल्स को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? प्लांट में जो दो सेल्स को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? पी से नाम होता है, देखो पी से नाम होता है, ये बातें बंद करे तो पी से नाम होता है बेटा। प्लांट में जो दो सेल्स को जोड़ता है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, 2 मिनट बातें रोक दो, जरा आंसर कर लो। टिक टिक 1, अब देखो अब नहीं आएगा आंसर। पी से बेटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। यस, सिंह पूजन ने आंसर कर दिया है, प्लाज्मोडेस्मेटा। यस, नंदिनी ने भी, अर्शक ने भी, हर्षिका, यस, इलातवानी, ओके, यस यस निखिल, एवरीवन इज राइट, इट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लांट में वो है प्लाज्मोडेस्मेटा और यहां क्या है एनिमल्स में? गैप जंक्शन। तो ये दो साइटोप्लाज्म का सब्सटेंस का यहां वहां एक्सचेंज कर सकता है। अलाउज, क्या लिख दे फिर इसके डिस्क्रिप्शन में? अलाउज movement of substances between two cells, अब अगर स्टेटमेंट आता है बेटा, लेट सपोज गैप जंक्शन अलाउज मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है गैप जंक्शन अलाउज मूवमेंट ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स, और तीसरा स्टेटमेंट आता है गैप जंक्शन अलाउज मूवमेंट ऑफ बोथ द मॉलिक्यूल। क्या बोला मैम ने? ए स्टेटमेंट बोल रहे हैं अलाउज मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, बी स्टेटमेंट बोल रहे हैं अलाउज मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, एंड सी स्टेटमेंट बोल रहे हैं बोथ। तो जल्दी से मुझे सोच के बताओ, ए आंसर होगा, बी आंसर होगा या सी आंसर होगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ए बी और सी, ए बी और सी, जल्दी बताओ, सोच के बताना। कोई चीटिंग नहीं करेगा बेटा, ऑनेस्टी आपको अपने साथ रखनी है, ये प्रिपरेशन आपकी है। तो ये नहीं बुक खोल के देख रहे हैं, मैम को तो वैसे भी आपको इंप्रेस नहीं करना, आपको नीट क्लियर करना है, तो आपके हिसाब से क्या होगा? नेवर चीट, नेवर चीट। ओके,
ट्रू ट्रू फॉल्स। ओके ओके, देखा मैम ने, जो बच्चे जैसे गुरलीन जो सी बोल रहे हैं, मनफूल, ओम, रोनिन, यस सी इज द आंसर बेटा। छोटे मॉलिक्यूल्स तो चले ही जाएंगे। एक बात बताओ, छोटे तो चले ही जाएंगे, क्वेश्चन तो आ रहा है बड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एनसीईआरटी बोलती है कि स्मॉल तो चला जाएगा, कभी कभी बड़ा मॉलिक्यूल भी चला जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये सारी चीजें डिटेलिंग याद रखनी है। तो क्या लिखे ब्रैकेट में, क्या कर दे, स्मॉल and sometimes large also, small and sometimes large also, sometimes large also। ठीक है, क्लियर है। ये 3 टाइप के हमारे एनसीईआरटी वाले जंक्शंस हो चुके। खट से रिवाइज कर ले। टाइट जंक्शन प्रिवेंट्स लीकीनेस ऑफ सब्सटेंसेस। एडहेरिंग जंक्शन एडहेर करेगा, सीमेंटिंग एक्शन बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स। गैप जंक्शन 2 के साइटोप्लाज्म को जोड़ेगा। फंक्शनल कनेक्शन ये है, ये दोनों स्ट्रक्चरल कनेक्शन है। तो यहां लिख दे फंक्शनल कनेक्शन, स्ट्रक्चरल कनेक्शन एंड स्ट्रक्चरल कनेक्शन। ठीक है, ओके नाउ आगे चलते हैं। जंक्शन हो चुका है हमारा, ये चीज याद रखना, सबसे ज्यादा एपिथेलियल टिश्यू में है बट होते हर एक टिश्यू में है बेटा। अब इसके ना अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे टाइट जंक्शन का एक और नाम होता है जोन्यूला ऑक्लूडेंस, इसका होता है एडहेरेंस, लेकिन वो नहीं करना। दो जंक्शंस और आते हैं, गैप सॉरी डेस्मोजोम्स, हेमीडेस्मोजोम्स, आप लोगों ने पढ़े होंगे बट वो एनसीईआरटी में नहीं है, नीट में नहीं पूछेंगे। अदरवाइज 2 जंक्शंस और होते हैं, मैं ट्रायंगल बना के लिख देती हूं, अदर जंक्शंस विच आर नॉट इन योर एनसीईआरटी। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, डेस्मोजोम्स, हेमीडेस्मोजोम्स, and we also have interdigitations। ये मैं आपको वर्बली बता जरूर देती हूं, ठीक है। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। इधर देखो बेटा, सबसे ऊपर हमारा क्या है, सबसे ऊपर वी हैव टाइट जंक्शन, ये देखो लीकीनेस को ये रोक देगा। उसके बाद बीच में है हमारा एडहेरिंग जंक्शन, देखो अंदर से फाइबर्स भी खींच रहे हैं, ये समझ लो सीमेंट है और ये सीमेंट को बाहर ना निकल जाए इसलिए इसको खींच रखा है, ठीक है। ये रहा बेटा हमारा गैप जंक्शन, सब्सटेंस इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं। अब डेस्मोजोम एनसीईआरटी में नहीं है, हेमीडेस्मोजोम एनसीईआरटी में नहीं है, बट देन वी कैन सी फ्रॉम हियर कि डेस्मोजोम लगभग आपके एडहेरिंग जंक्शन जैसा ही है, ये भी जोड़ता ही है सेल को, ठीक है। एक से काम नहीं चला, एक और आ गया। और हेमीडेस्मोजोम हाफ डेस्मोजोम है, हेमीडेस्मोजोम हाफ डेस्मोजोम है, तो वो सेल को नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ता है। तो नीचे यहां क्या आ जाएगा बेटा, यहां बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ये जो हेमीडेस्मोजोम है ये आपके सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ता है और डेस्मोजोम तो आपस में जोड़ रहा है। इंटरडिजिटेशंस होते बेटा, जैसे कई बार ना आपके जो सेल्स हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं लाइक दिस और आपस में ऐसे हो जाते हैं, तो ये सब आपकी एनसीईआरटी में फिलहाल नहीं। हाँ, माइक्रोविलाई जैसे दोनों बनाएंगे और ऐसे करके इंटरडिजिटेट हो जाएंगे, बट देन यू हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी, मैम ने ऐसे आपको बता दिया। जंक्शंस हो गया है, अब क्या स्टार्ट करेंगे, एक बार इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद ये एनसीईआरटी है, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू योर कनेक्टिव टिश्यू। All cells in epithelium are held together with little intercellular matrix। कब मैट्रिक्स है एपिथेलियम में? In nearly all animal tissue देख रहे हो सब में होता है। In nearly all animal tissue, specialized junction provides both structural and functional। इसमें कीवर्ड था all animal tissue, structural and functional link। 3 types of cell junction are found in epithelium and other tissue, ठीक है। These are called tight junction, adhering junction and gap junction। Tight junction help to stop substance from leaking across the tissue, leak नहीं करने देता। Adhering junction performs cementing to keep neighboring cell together। Gap junction facilitate the cells to communicate with each other by connection of cytoplasm of adjoining cell for rapid transfer of small and sometimes big molecules also। हमारा कॉन्सेप्ट भी हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जहां जहां फंस सकते थे हमने वो भी देख लिया है। नाउ कनेक्टिव टिश्यू, ऐसी गले की बैंड बजी हुई है ना, बस बेटा मैं क्या बताऊं आपको लग ही रहा होगा वैसे
नाउ कनेक्टिव टिश्यू, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन, चलो पहले ही बता देती हूँ, पढ़ा देती हूँ। कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड टिश्यू हमारा आ चुका है विच इज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, नेम खुद ही बता रहा है, जो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को लिंक कर दे, कनेक्ट कर दे, उसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट ब्लड, ब्लड आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर देता है क्योंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इफ यू टॉक अबाउट बोन्स, बोन्स भी कनेक्ट कर रहा है ना, आपके डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखें? सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं इट कनेक्ट्स different parts of body. It connects different parts of body, या फिर लिंक भी बोल सकते हैं, कनेक्ट ओब्लिक लिंक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इट कनेक्ट्स और लिंक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। बेटा एक टॉपिक फिनिश होगा ना, देन आई सी कमेंट सेक्शन, विदाउट दैट नहीं, मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना। सो वंस वी आर डन विद कनेक्टिव टिश्यू, मैं फिर एक बार कमेंट सेक्शन देख लूंगी। इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी या फिर लिंक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब सबसे ज्यादा अबंडेंट टिश्यू आपकी बॉडी में यही है। अगर पूछते हैं चारों में से सबसे ज्यादा कौन सा है, तो जो पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रहा है वही सबसे ज्यादा है। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, इससे ज्यादा कोई टिश्यू नहीं मिलता हमारी बॉडी में। तो यहां लिख देते हैं मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, इट इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। और काम क्या है, नेम में लिखा हुआ, इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं और जल्दी से याद करो कौन से जर्म लेयर से बना था। तो मैम ने बताया था कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से है, मस्कुलर टिश्यू भी मेसोडर्म से है, नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म से है और एपिथेलियल टिश्यू तीनों में से किसी से भी बन सकता है। तो ये किससे बना है? ये मैम मेसोडर्म से बना है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक बार देखते हैं, क्या लिखे अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्या कह रहे हो? मैम का फोन बहुत बज रहा है, रुक जाओ साइलेंट कर देती हूँ, वेट जस्ट वेट, गिव मी सम टाइम। एक बार देख लो क्या है, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, नहीं, ओके। नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे पहले बेटा बहुत ध्यान से सुनना आप, ठीक है, क्योंकि बच्चे ना कनेक्टिव टिश्यू को लगभग रटते हैं, तो रटना नहीं है आपको, कोई भी टिश्यू कुछ भी नहीं रटना, बायो में कुछ नहीं रटना होता एग्जाम्पल के अलावा। तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहली बात मैं कह रही हूं, किसी भी टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू होने के लिए कुछ फीचर्स जरूरी हैं। अब पहले उन फीचर्स की बात कर लेते हैं, तभी हम इन टिश्यू को बोलेंगे कि ये कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में फॉल होने के वर्दी है। तो लेट्स सपोज मैंने एक डब्बा बनाया और अब देखते हैं क्या क्या होना चाहिए टू बी कॉल्ड एज, टू बी एलिजिबल टू बी कनेक्टिव टिश्यू। तो एक सेल का होना जरूरी है, ऐसा सेल जो कुछ धागे बनाएगा, कुछ फाइबर्स बनाएगा। तो ये एक वो सेल होना जरूरी है। क्या है इस फीचर इस सेल का, कि ये ऐसा सेल होना चाहिए जो कोई धागे बनाएगा, कुछ फाइबर्स बनाएगा। तो लेट्स सपोज ये बना रहा है फाइबर्स, तो मैम ने बना दिया, ये रहे मैम इसने बना दिए हैं फाइबर्स। पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। क्या है ये है बेटा फाइबर्स, दीज आर फाइबर्स, दीज आर फाइबर्स। इसके अलावा इस सेल की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैट्रिक्स भी बनाएगा, ग्राउंड मटेरियल जिसके अंदर सेल प्रेजेंट होंगे। तो इसने क्या किया, ये बना दिया इसने मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बना दिया इसने क्या किया, मैट्रिक्स भी बना दिया। क्या किया, मैट्रिक्स यानी ग्राउंड मटेरियल भी बना दिया। मैट्रिक्स क्या होता है, ग्राउंड मटेरियल जिसमें सारी चीजें रहती हैं, ग्राउंड मटेरियल। तो ये जो सेल है, फिर से बता रही हूं मैं, कनेक्टिव टिश्यू में एक सेल का होना जरूरी है जिसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो ये कुछ धागे बना दे, कुछ फाइबर्स बना दे, और ये कुछ मैट्रिक्स, कुछ ग्राउंड मटेरियल बना दे। तो अब इन दोनों ने कहा, दोनों चीजें इस सेल ने बना दी है। इस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम है फाइब्रोब्लास्ट। क्या नाम है, फाइब्रोब्लास्ट। क्या नाम है, फाइब्रोब्लास्ट सेल इसका नाम है। अब फाइबर्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, सोचेंगे बाद में, बट अगर किसी टिश्यू में ये चीज है
तो हम उसे कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। क्या एक सेल का होना मैम जरूरी है जो फाइबर्स बनाएगा और मैट्रिक्स बनाएगा, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, और इस सेल को हमने टाइम बीइंग के लिए बोल दिया फाइब्रोब्लास्ट सेल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होता है, मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होता है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू में ना के बराबर था, इसमें देखो बहुत सारा है। मैट्रिक्स क्या है, अबंडेंट होगा। तो क्या लिख दूं मैं यहां पे, मैट्रिक्स इज, या फिर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ICM इज अबंडेंट, बहुत सारा होगा, अबंडेंट। अभी माइंड में आपके बहुत डाउट्स आ रहे होंगे, अभी मैम माइंड में बहुत डाउट्स आ रहे होंगे अगर पहले पढ़ के आए हो, लेकिन अभी सब कनेक्ट हो जाएंगे जब मैम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगी तो। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिया है। नाउ कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग टाइप के होंगे, लेकिन ये चीज याद रखना, एक सेल होगा जो फाइबर बनाएगा, मैट्रिक्स बनाएगा, और उस सेल को हमने फाइब्रोब्लास्ट बोल दिया है। अभी और मैं कुछ नहीं बता रही, इतना याद रखो, एक्सेप्शन वगैरह बाद में देख लेंगे। ठीक है, और मैट्रिक्स बहुत सारा रहेगा कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहां बाद में आ जाएंगे। हाँ, अब कनेक्टिव टिश्यू आपके 3 कैटेगरी में फॉल करेगा, 3 कैटेगरी में। अगर बेटा फाइबर्स कम बने, बहुत कम बने, तो सेल्स जो हैं और फाइबर जो लूजली पड़े हुए हैं, धागे ऐसे ही पड़े हुए, कम धागे हैं ना, कम धागे अगर बनाए हैं तो लूजली पैक्ड है, बहुत चिपके चिपके नहीं है, तो उसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। अगर धागे बहुत सारे बन गए तो आपके डेंस, बहुत सारे धागे, बहुत सारे फाइबर्स हो जाएंगे, तो वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा। और अगर कुछ ना कुछ इस फीचर में एक्सेप्शन आ गया, कुछ चेंजेस हो गए, तो हम उसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू बोल देंगे। जैसे बेटा ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सेल फाइबर नहीं बनाता। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स नहीं होते, जबकि फाइबर होना इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इतनी बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपके सेल मैंने बोला जो फाइबर्स बना रहा है, जिसका हमने नाम फाइबर्स और मैट्रिक्स बना रहा है, जिसका नाम मैंने दिया फाइब्रोब्लास्ट सेल, क्या हर एक टिश्यू में इसका नाम फाइब्रोब्लास्ट ही रहेगा? नहीं बेटा, ये जो अलग अलग टाइप के हम टिश्यूज पढ़ेंगे, हो सकता है फाइब्रोब्लास्ट का नाम बदलने लग जाए, काम सेम रहेगा। जैसे आपका एक नाम है, अब नाम है आपका है, लेकिन हो सकता है आपको प्यार से आपके कॉलेज में दोस्त कुछ और बुलाने लग जाए, बाद में आपकी वाइफ हस्बैंड कुछ और बुलाने लग जाए, अब मम्मी पापा कुछ और बुला रहे हैं, तो क्या आपका फीचर बदल जाएगा? फीचर नहीं बदलेगा, बस नाम बदल जाएगा। तो ओरिजिनल नाम आपका एक है, जो ओरिजिनल नाम है, लेकिन अलग अलग जगह आपको अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है। सिमिलरली ओरिजिनल सेल का नाम कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट सेल है जो फाइबर और मैट्रिक्स बनाता है, बट अलग अलग टिश्यू में इसके नाम बदल भी जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हम इसको एक बार दोबारा से देखते हैं। कनेक्ट करेगा डिफरेंट पार्ट को, याद करते हुए चलो, रिपीट इसीलिए करती हूं बेटा कि आप याद करते हुए चलो। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, डिफरेंट बॉडी पार्ट को लिंक करेगा, मेसोडर्म से बनता है, मैम ने पहले बताया था। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एक सेल होगा फाइब्रोब्लास्ट सेल जो फाइबर्स बनाएगा एंड मैट्रिक्स बनाएगा, मैट्रिक्स बहुत सारा होगा, उस सेल का नाम फाइब्रोब्लास्ट सेल है। अगर फाइबर्स कम बने, लूज कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर्स बहुत सारे बने, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और कुछ ना कुछ स्पेशल चेंजेस या एक्सेप्शन आ गया तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रोब्लास्ट सेल का नाम अलग अलग टिश्यू में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अब यहां पे लिख दे, यहां लिख दे फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब वैसे भी सेल होता है, सेल फॉर्म्स फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। ठीक है, फाइबर बनाएगा एंड मैट्रिक्स बनाएगा। अब आगे चलते हैं कि फाइबर और मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा, फाइबर्स और मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखें, फाइबर्स के बारे में क्या डिटेल लेते हैं कि जो धागे बना रहा है, जरा वो देखें कैसे धागे बना रहा है। तो फाइबर्स क्या होता है बेटा? प्रोटीन होता है। फाइबर जो बनाता है वो टिश्यू, वो सेल, वो क्या है? प्रोटीन है। तो फाइबर्स क्या है? फाइबर्स मैम प्रोटीन है। फाइबर्स क्या है? प्रोटीन है। क्या फाइबर हमेशा एक ही टाइप का बनाएगा? नहीं, फाइबर 2 टाइप का बनाएगा। इनफैक्ट फाइबर 3 टाइप्स के बनते हैं। एनसीईआरटी इज टॉकिंग अबाउट 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। तो फाइबर्स प्रोटीन है, और हम एनसीईआरटी को अगर फॉलो करके चले तो ये 2 टाइप के फाइबर बनाएगा। एक बनाएगा बेटा कोलाजन फाइबर,
और एक बनाएगा इलास्टिन फाइबर, कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर। कोलाजन फाइबर पहले तो याद करो, बायोमोलिक्यूल अगर जिसको याद हो, या मैम तो पढ़ाएंगी। कोलाजन बेटा हमारे एनिमल बॉडी का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है ना, वो कोलाजन है पूरे एनिमल वर्ल्ड में। कोलाजन हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। तो विथ एज जो झुर्रियां आती है ना, एनीवे विथ एज जो झुर्रियां आती है ना, वो इसलिए आती है क्योंकि स्किन के नीचे कोलाजन होता है। तो एज के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है, कोलाजन का फॉर्मेशन कम होने लगता है, जिसकी वजह से अभी आपकी कोलाजन आपको स्ट्रेंथ देता है। कोलाजन किसके लिए है? स्ट्रेंथ के लिए होता है। तो कोलाजन आपको स्ट्रेंथ देता है। विद एज कोलाजन फॉर्मेशन कम होने लगता है, तो स्किन के नीचे का सपोर्ट चला जाता है और स्किन लूज हो जाती है, तो रिंकल्स आने लगते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो कोलाजन क्या है? स्ट्रेंथ के लिए है। कोलाजन किसके लिए है बेटा? याद करते हुए चलना, कोलाजन इज फॉर स्ट्रेंथ। इलास्टिन तो वर्ड से ही पता लग रहा है, इलास्टिन तो वर्ड से ही पता लग रहा है। इलास्टिन आपको इलास्टिसिटी देगा, इलास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा। ये ऑपोजिट हो गया ना, ये स्ट्रेंथ देगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा। तो क्या लिख दे हम? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। अब कलर देखते हैं। कोलाजन का कलर व्हाइट होता है, कोलाजन का कलर व्हाइट होता है और इलास्टिन का कलर येलो होता है। तो क्या लिख दे? कलर इसके फाइबर्स का क्या है? व्हाइट फाइबर्स है और इलास्टिन हमारे येलो फाइबर्स है। अब यहां तक का डिफरेंस आपके लिए सफिशिएंट है। और भी डिफरेंस होते हैं, जैसे एक इलास्टिन ब्रांच्ड होता है, कोलाजन अनब्रांच्ड होता है ना, लेकिन आपको आगे जाना नहीं, आपको यहीं तक सफिशिएंट है आपके लिए। चलो फिर भी लिख देते हैं, कोलाजन बेटा अनब्रांच्ड होता है। ये ट्रायंगल बना देती हूं, आपको नहीं याद करना, पूछेंगे नहीं। और इलास्टिन जो है ये हमारा ब्रांच्ड होता है। ठीक है, अनब्रांच्ड ब्रांच्ड है, ट्रायंगल बना दिया है। ट्रायंगल सिंपली मींस इफ यू वांट यू कैन स्किप इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी। समझ आ गया फाइबर्स? यस मैम, फाइबर्स में कुछ और नहीं करना, इतना ही आपको करना है, जितना बता दूं सफिशिएंट। अब मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स क्या है? इधर लिख दूं, दो चीजें बना रहा था ना फाइब्रोब्लास्ट, अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स ग्राउंड मटेरियल है जिसमें सारी चीजें जाएंगी। ठीक है, अब मैट्रिक्स क्या है? अब एनसीईआरटी बोलती है कि मैट्रिक्स ना पॉलीसेकेराइड, जो शुगर है ना उसका मॉडिफाइड वर्जन है, यानी मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है। रियलिटी में उस पॉलीसेकेराइड में म्यूकस जुड़ जाता है। एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है मैट्रिक्स इज मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। तो क्या मॉडिफिकेशन हुआ? पॉलीसेकेराइड यानी शुगर, तो क्या मॉडिफिकेशन हुआ है? पॉलीसेकेराइड में म्यूकस जुड़ गया है, क्योंकि मैट्रिक्स का काम क्या है? सेल्स को अपनी जगह पे रखना। म्यूकस थोड़ा स्टिकी होता है, सेल चिपक के रहेगा वहीं पे। तो एक्चुअल में क्या है? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है। तो हम क्या लिख दें? म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। मॉडिफिकेशन किससे किससे हुआ? म्यूकस ऐड हुआ, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल में इसका नाम लिख देती हूं कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड बेटा बहुत सारे टाइप के होते हैं, है ना। मैंने कहा कि इस कमरे में एक जानवर रहता है, तो ये वो बेसिक वर्ड है कि जानवर रहता है। अब जानवर तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड बहुत सारे होते हैं। आप चाहो तो यहां रुक सकते हो, मैम स्टार में लिख देती हैं कि क्या क्या होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का नाम। तो हम कहते हैं हाइयालुरोनिक एसिड, chondroitin सल्फेट, केराटिन सल्फेट एटसेट्रा। बट अगेन आई एम सेइंग बेटा, जो भी चीजें ट्रायंगल में है आप इजिली छोड़ सकते हो, आप इजिली छोड़ सकते हो। मैम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए कि ये और भी हो सकते हैं बता रही हैं, आप कंप्लीट छोड़ सकते हो। कोई जरूरत नहीं कि हाँ एक्स्ट्रा है तो कर लेते हैं, जरा याद आ जाएगा। कोई क्यों करना है जब आना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वी आर डन विथ डिटेलिंग ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या बना रहा है। ठीक है, चलो अब इधर आ जाते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, मैम ने पहले ही कहा था लेस फाइबर्स होंगे, तो सेल्स और फाइबर्स लूजली ढीले ढीले पड़े हुए हैं, डेंस बहुत सारे। तो क्या है यहां पे लिख दें? लेस फाइबर्स देयरफॉर सेल्स
and fibers loosely packed, loosely arranged, fibers loosely arranged, loosely arranged. अब यहां क्या लिख दे? lots of fibers, therefore compactly arranged, compact होके पैक हो गए हैं, therefore compactly arranged, therefore compactly arranged. ठीक है, स्पेशलाइज्ड क्या था? कुछ ना कुछ एक स्पेशल फीचर आ गया है, सम स्पेशल फीचर और एक्सेप्शन, और या फिर कोई एक्सेप्शन आ गया फीचर में, और एक्सेप्शन. ठीक है, जो जनरल हमने फीचर पढ़ा उसमें, जैसे ब्लड का मैंने बताया, ब्लड में फाइबर ही नहीं है, तो कुछ एक्सेप्शन आ गया होगा, तो वो स्पेशलाइज्ड है. इतनी तक क्लियर है? अब हमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो पढ़ने हैं. क्या पढ़ने हैं? एक हमें पढ़ना है एरियोलर टिश्यू, और एक हमें पढ़ना है एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू. और हमें इसमें पढ़ना है कि अब जब फाइबर्स बहुत सारे बने हैं ना, अब जब फाइबर्स बहुत सारे बने हैं, तो क्या वो ऐसी हैफेजेडली रैंडमली पड़े हैं? एक इस डायरेक्शन में है धागा, एक धागा इस डायरेक्शन में, एक धागा इस डायरेक्शन में, तो फिर वो इररेगुलर है. लेकिन अगर सारे धागे बंडल, पैरेलल बंडल में आ गए, सारे धागों ने ऐसे ऐसे पैरेलल बंडल बनाया, यानी उन्होंने रेगुलरिटी दिखाती है. तो डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर. तो क्या लिख दे हम यहां पे? डेंस रेगुलर, अगर क्या है डेंस रेगुलर? अगर अच्छे से पैक्ड है, या फिर डेंस इररेगुलर, या फिर डेंस इररेगुलर. ठीक है, अब स्पेशलाइज्ड में क्या पढ़ना है? स्पेशलाइज्ड में हमें तीन पढ़ना है, ब्लड, बोन, कार्टिलेज. तो क्या लिख दे मैम? ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज, एंड कार्टिलेज. ये सारी हमें चीजें पढ़ना है. ठीक है, एक एक करके अब क्या करेंगे? पहले मैं एरियोलर पढ़ा दूंगी, फिर मैं एडिपोज पढ़ा दूंगी, फिर मैं डेंस पढ़ा दूंगी रेगुलर, फिर मैं डेंस इररेगुलर पढ़ा दूंगी. ब्लड, अच्छा सुनो अगेन, द इंटरेस्टिंग पार्ट ओवर हियर इज दैट हमें ये पढ़ना है. देखो, हमें ये पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, हमें ये भी पढ़ना है, हमें ये भी पढ़ना है. क्या हमें ब्लड पढ़ना है? नहीं पढ़ना है. क्यों नहीं पढ़ना है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में तो पूरी ब्लड की डिटेलिंग है, तो यहां क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? वहीं देखेंगे, क्योंकि पूरा डिटेलिंग में रिपीट थोड़ी करेंगे. तो ब्लड हमें पढ़ना है इन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इन बॉडी फ्लूइड चैप्टर. ठीक है, बोन की हम थोड़ी डिटेलिंग यहां कर लेंगे, कार्टिलेज की भी जितना इस चैप्टर में है उतना तो हम पढ़ लेंगे, बोन एंड कार्टिलेज. लेकिन बाकी डिटेलिंग वहां पे, मतलब बोन एंड कार्टिलेज के बारे में इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है. लेकिन जो पार्ट इस चैप्टर में दिया है ना बोन एंड कार्टिलेज के स्ट्रक्चर के बारे में, वो उसमें नहीं दिया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में. अब ब्लड में तो जो चीजें यहां है उससे ज्यादा ही वहां पर है, तो यहां पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है. लेकिन बोन एंड कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, एंड बोन के नंबर और अलग अलग टाइप को उस चैप्टर में किया है. तो बोन एंड कार्टिलेज हम पढ़ेंगे. फिर से रिपीट कर दूं, मैम टॉपिक भी रिपीट कर रही है. एरियोलर पढ़ेंगे, एडिपोज पढ़ेंगे, डेंस रेगुलर, डेंस इररेगुलर पढ़ेंगे. ब्लड नहीं पढ़ेंगे, ब्लड की इस चैप्टर में बात ही नहीं की, उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि ये तो आप पढ़ोगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में. बोन एंड कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को यही पढ़ लेंगे, टाइप यही पढ़ लेंगे. वहां पे इसके आगे की बात की है, तो आगे की बात वहां पे देख लेंगे. ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरियोलर टिश्यू से. सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले मैम स्टार्ट कर देंगे एरियोलर टिश्यू से. हेडिंग डाल लो आप लोग भी. क्या लिख रही है मैम? नंबर फर्स्ट, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू. चलो जी डब्बा बना देते हैं. एरियोलर टिश्यू. नाउ एरियोलर टिश्यू हमारे लूज में है, तो फाइबर्स कैसे होंगे? लूज होंगे. तो जरा एरियोलर टिश्यू बनाते हैं. चलो, ये है मैम एरियोलर टिश्यू. तो फाइब्रोब्लास्ट सेल तो बनाएंगे ना, वो तो बनाएंगे मैट्रिक्स फाइबर. तो सबसे पहले क्या कर दे? फाइब्रोब्लास्ट सेल बना देते हैं. दिस इज, लेट सपोज, योर फाइब्रोब्लास्ट सेल.
इसने क्या बनाया, इसने मैम फाइबर्स बनाए हैं, ये रहे मैम फाइबर्स। और क्या बनाया, इसने मैम मैट्रिक्स बनाया है, ये रहा मैट्रिक्स। तो ये तो हमने बेसिक बना दिया। अब अब आपके एरियोलर टिश्यू में 2 सेल्स और ऐड कर देंगे। ये तो हमने बेसिक बना दिया, अब इसी में चेंजेस करते चलेंगे। फाइबर्स मैंने कम बनाए क्योंकि लूज का है, इसमें 2 सेल्स और ऐड कर देंगे। एक हमारा आ जाएगा मास्ट सेल, क्या आ जाएगा, एक हमारा आ जाएगा मैम मास्ट सेल, एक आ जाएगा बेटा मैक्रोफाज, एक क्या आ जाएगा मैक्रोफाज। तो क्या लिख दे यहां पे, नेक्स्ट इज योर मैक्रोफाज। अब ये वाले तो पहले से ही हमेशा हर जगह ही होते हैं। ये क्या है, ये तो मैम फाइबर्स है, ये क्या है, ये तो मैम फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोब्लास्ट है। और ये क्या है, ये तो मैम मैट्रिक्स है, ये तो फिक्स्ड है। एडिशनल हमने क्या बोला, एक आ गया मास्ट सेल, एक आ गया मैक्रोफाज, ठीक है। ओके, नाउ मास्ट सेल, मास्ट सेल का काम है 3 केमिकल्स बनाना, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। मास्ट सेल 3 केमिकल्स बनाएगा। मैक्रोफाज बेटा फेगोसाइटिक है, ये कोई अगर पैथोजन आएगा उसको खा जाएगा। तो एरियोलर टिश्यू में हमने क्या किया बेटा, प्लीज याद करते हुए चलना। एरियोलर टिश्यू में हमने क्या किया, बेसिक टिश्यू बना दिया मैम, फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर्स, मैट्रिक्स। 2 चीजें इसमें ऐड करती, मास्ट सेल जो कि 3 केमिकल्स बनाएगा एंड मैक्रोफाज जो कि पैथोजन को आने पे खा जाएगा, ठीक है। एक और सेल इसमें होता है प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडीज बनाता है, लेकिन एनसीईआरटी ने बात नहीं की तो हम नहीं कर रहे हैं उसके बारे में बात, ठीक है। तो मास्ट सेल लिखें क्या क्या केमिकल्स बनाते हैं। मास्ट सेल सिक्रीट्स, मास्ट सेल एक सेकेंड, सिक्रीट्स क्या क्या बनाएगा, हिस्टामिन, उधर ही लिख देते हैं, रुक जा बेटा, अलग अलग घिसपिच घिसपिच हो रहा है, ठीक है। मास्ट सेल का यहां लिख देते हैं, एरियोलर टिश्यू अलग से लिख दूंगी मैं, ठीक है। चलो, अब हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो गया, स्ट्रक्चर पूरा हो गया, समझ आ गया सबको। अब प्रेजेंट कहां है मैम, ये टिश्यू बेटा आपके स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। स्किन कौन सा एपिथेलियम है, स्किन हमारा कंपाउंड एपिथेलियम है। याद करो याद करो याद करो, स्किन क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम है। तो अगर मैं कह रही हूं ये हमारा स्किन है, तो ये रहे बहुत सारे सेल, ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है सबसे नीचे, कंपाउंड एपिथेलियम है, तो मैंने मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स बना दिया। सो दिस इज नाउ कंपाउंड एपिथेलियम ऑफ योर स्किन। ये क्या है, ये मैम स्किन है, स्किन का एपिथेलियम यानी कंपाउंड एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम है। ये मैम बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस इज व्हाट, दिस इज मैम बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसी के नीचे एरियोलर टिश्यू आ जाएगा, ये आ गया हमारा एरियोलर टिश्यू, ये आ गया हमारा एरियोलर टिश्यू। तो क्या मैं बोल दूं, एरियोलर टिश्यू इज प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू योर एपिथेलियम। क्या मैं ये बोल सकती हूं कि ये स्किन के नीचे एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क दे रहा है कि आ जाओ मेरे ऊपर बैठ जाओ सारे के सारे स्किन के सेल्स, ठीक है। तो हम क्या बोल दें एरियोलर टिश्यू में, यहां पे प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, प्रोवाइड्स structural framework to skin epithelium, skin epithelium। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखे, कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट बीनीथ स्किन, बीनीथ मतलब नीचे। सो एरियोलर टिश्यू आर प्रेजेंट बीनीथ स्किन। मैम का ये डायग्राम याद कर लेना। तो कहां प्रेजेंट है ये, बीनीथ मतलब नीचे, बीनीथ स्किन, स्किन के ये नीचे प्रेजेंट होता है, बस कुछ नहीं करना। और बेटा खट से रिवाइज करा देती हूँ एरियोलर टिश्यू। सबसे पहले पूरा रिवाइज कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू लिंक्स और कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। टू बी कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू देयर मस्ट बी 3 फीचर, अ सेल called fibroblast cell which will secrete fibers and matrix, ठीक है, फीचर हमारा हो गया। Now connective tissue can be of 3 types, loose, dense and specialized. If if less fibers are secreted, they are loosely arranged, ढीले ढीले पड़े हुए, loose connective tissue. If lots of fibers are secreted, they are tightly arranged, compactly arranged.
dense connective tissue. If there is some exception or additional feature, we call it specialized connective tissue. Now the name of fibroblast cell need not be same everywhere. Fibroblast का नेम अलग अलग टिश्यू में, अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग चेंज हो सकता है. फाइबर्स क्या है? फाइबर्स मैम प्रोटीन है. फाइबर्स दो टाइप के होंगे, कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर. कोलाजन फाइबर जो है वो स्ट्रेंथ के लिए है और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरी बॉडी में. इलास्टिन फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है. कोलाजन फाइबर व्हाइट कलर का है, इलास्टिन फाइबर येलो कलर का है. कोलाजन फाइबर में ब्रांच नहीं है, इलास्टिन फाइबर में ब्रांच है. ये पॉइंट आपकी मर्जी है, छोड़ सकते हो. मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स मैम मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. क्या मॉडिफिकेशन हुआ मैम? उसमें म्यूकस ऐड हो गया, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है. खत्म बात. ठीक है, बाकी एग्जाम्पल छोड़ देंगे. अब हम आएंगे एरियोलर टिश्यू. हमने स्टार्ट किया. पहले तो लूज में कितने हैं? लूज में 2 है बेटा, एरियोलर एडिपोज. याद रखो लूज में 2 है, एरियोलर एडिपोज. डेंस में भी 2 है. डेंस इररेगुलर, अगर कोई अरेंजमेंट नहीं है फाइबर्स का, ऐसे ही किसी भी डायरेक्शन में है. डेंस रेगुलर, अगर पैरेलल बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट है. स्पेशलाइज्ड में हमने 3 पढ़े हैं, ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज. एरियोलर टिश्यू स्टार्ट किया है हमने. सबसे पहले हमने बेसिक टिश्यू बना दिया, फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स. 2 सेल हम इसमें ऐड कर रहे हैं, मास्ट सेल एंड मैक्रोफाज, दोनों एम वाले. मास्ट सेल 3 केमिकल्स बनाएगा, मैम आगे लिख देंगी. मैक्रोफाज पैथोजन को आने पे फेगोसाइटोसिस यानी खा जाएगा. ठीक है. प्रेजेंट कहां है एरियोलर टिश्यू? तो हमने कहा बीनीथ स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट है, यानी एपिथेलियम को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है. याद करते हुए चलो मेरे बच्चों, याद करते हुए चलो, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. मास्ट सेल का फंक्शन लिख के खत्म करते हैं इस टॉपिक को. चलो मास्ट सेल ये लिख देती हूं, मास्ट सेल सिक्रीट्स, क्या क्या सिक्रीट कर रहा है? ऐसे कर देते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, अरे यार सेरोटोनिन, भगवान सबको कुछ भी दे, कोल्ड ना दे यार, सबसे खराब चीज है. एंड हेपेरिन, एंड हेपेरिन 3 केमिकल्स बनाता है. अब इसमें से बेटा हिस्टामिन जो है ये वैसोडाइलेटर है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, फुला सकता है. हिस्टामिन इज वैसोडाइलेटर. वैसो मतलब ब्लड वेसल, डायलेटर अगर नीड पड़ेगी, स्किन में अगर ब्लड की ज्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी तो ये मास्ट सेल सिक्रीट कर देगा हिस्टामिन. हिस्टामिन उस रीजन के ब्लड वेसल्स को बड़ा कर देगा, चौड़ा कर देगा, डायलेट कर देगा, ज्यादा ब्लड का सप्लाई होने लग जाएगा. देन सेरोटोनिन, सेरोटोनिन इज वैसो कंस्ट्रिक्टर, ये ब्लड वेसल्स को छोटा कर देगा, ऑपोजिट है ये. तो ये हमने कहा क्या बोला? इट इज वैसो कंस्ट्रिक्टर, वैसो कंस्ट्रिक्टर. नाउ हेपेरिन, हेपेरिन बेटा एंटी कोएगुलेंट है, ये क्लॉटिंग को रोकता है. हेपेरिन क्या है? एंटी कोएगुलेंट है, एंटी कोएगुलेंट्स है. डन डन, यस यस डन. अभी मैं कमेंट सेक्शन देखूंगी, एक बार इसका डायग्राम चेक कर लेते हैं. ठीक है, ये बना हुआ है आपका डायग्राम एनसीईआरटी में. दिस इज एरियोलर टिश्यू. देख ले एक बार, मैम ने सब सही पढ़ाया यानी चेक कर ले, क्या पता गलत पढ़ा दिया. देखो बेटा, ये हमारा फाइब्रोब्लास्ट सेल है. ठीक है, इसने फाइबर्स बनाए हैं, यहाँ पे कोलाजन फाइबर दिखाया हुआ उन्होंने. देखो ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है तो वैसे भी कोलाजन है. ठीक है, अलग से आ गया आपका, ये रहा मास्ट सेल जो कि 3 केमिकल्स बनाएगा. ये रहा मैक्रोफाज जो कि फेगोसाइटोसिस करके पैथोजन को खा जाएगा. एक और सेल होता है, वो सब इन्होंने मार्किंग नहीं की है, हम भी इस पे कन्फाइन हो जाएंगे. ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे हम सेकंड ऑफ योर लूज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, सेकंड ऑफ योर लूज कनेक्टिव टिश्यू विच इज एरियोलर टिश्यू. एक बार देख लो कमेंट सेक्शन में क्या बातें कर रहे हो, पता नहीं क्या बोलते रहते हो. चलो आ जाओ पढ़ाई करते हैं. सो बी इज योर एरियोलर टिश्यू, सॉरी एडिपोज टिश्यू. अभी पोल करेंगे ना तब इंटरेक्शन हो जाएगा. लास्ट में 5 क्वेश्चन है, पोल करवा दूंगी. ठीक है, ओके. डब्बा बना दे. अब देखो बेटा, एरियोलर टिश्यू के बाद हमें एडिपोज टिश्यू मैम बता रही हैं. तो सबसे पहले बेसिक टिश्यू बनाने की कोशिश कर लेते हैं. क्या किया मैम ने? आप मत बनाना अभी बेसिक टिश्यू, लैग हो रहा है. लैग हो रहा है? लैग कैसे हो रहा है? लैग तो नहीं हो रहा बेटा. लैग हो रहा है क्या? जल्दी जल्दी बताना. Is there a lag? Shall I ask to the tech team?
जल्दी बताओ, लैग हो रहा है, अरे बता तो दो। ओके, तो फिर क्यों बोला हैं, आ जाओ। ओके ओके, कम। तो अब हम कह रहे हैं एडिपोज टिश्यू बना रहे हैं, तो हम अंडरस्टैंडिंग में चलते हैं, बेसिक जो पहले पढ़ा है वही देख लेते हैं। तो मैम क्या आप बनाना मत अभी बेटा, मैम इसको ना रब कर देंगे, ठीक है? ओके ठीक है, अभी सुनना, ठीक है? अभी हम रटेंगे नहीं, तो हमें बेसिक टिश्यू बना लेते हैं। एरियोलर टिश्यू है, ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू है, तो कम फाइबर्स होंगे, एक सेल होगा और मैट्रिक्स होगा। बना ले जरा। तो लेट सपोज मैं कह रही हूं ये रहा वो सेल, ये बनाए इसने थोड़े थोड़े फाइबर्स, और ये रहा मैट्रिक्स, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ, अब ये सेल जो सोच रहा है, ये सोच रहा है मैं सिर्फ दो ही काम नहीं करूंगा कि बस फाइबर बनाया मैट्रिक्स बना दिया, नहीं, आई नीड ग्रोथ इन माई लाइफ, अब मुझे कुछ अलग करना है, ठीक है? तो अब इसने सोचा मैं कुछ और भी हेल्प करूंगा बॉडी की, बस क्योंकि जो मैं कर रहा हूं ये तो एरियोलर टिश्यू भी कर रहा है, तो मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। तो जब अलग की बात आई तो इसके फाइब्रोब्लास्ट सेल ने सोचा कि ना इंसान बहुत खाना खाता है ना, तो जो एक्स्ट्रा फूड आएगा ना, मैं एक्स्ट्रा फूड को फैट के फॉर्म में स्टोर कर लूंगा। तो बेटा जब आप बहुत सारा खाना खाते हो तो कितना भी खाना खा लो, सबसे पहले वो ग्लाइकोजन बन के लिवर और मसल में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपने भी बहुत सारा, आपको बहुत टेस्टी खाना मिला, आपने बहुत सारा खाना खा लिया, तो क्या आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपने बहुत सारा खाना खा लिया तो आपके गट से, एलिमेंट्री कैनाल से डाइजेस्ट होकर सारा का सारा शुगर लिवर पे जाएगा। लिवर देखेगा ओ माय गॉड इतना सारा खा लिया, तो वो सारे ग्लूकोज को हार्ट को नहीं भेजेगा, लिवर क्या करेगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में रोक लेगा, और जितना ग्लूकोज आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है सिर्फ उसी ग्लूकोज को पूरी बॉडी में भेजा जाएगा। तो लिवर ने आपको बचा लिया, लिवर ने जो आपने ठूसा था खाना उसको ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर लिया, ठीक है? क्लियर है? लेकिन अभी भी आप रुक ही नहीं रहे हो, आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। तो अब लिवर की भी तो कोई पोटेंशियल है ना कि इससे ज्यादा ग्लाइकोजन तो मैं स्टोर नहीं कर सकता। तो जब आप बहुत सारा खाना एवरीडे बेसिस पे खाने लगते हो तो लिवर में ग्लाइकोजन की स्टोरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो अब लिवर ग्लाइकोजन स्टोर नहीं कर सकता। तो अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो आपने खा लिया है वो फैट बनता है, और वो जो फैट है वो ये वाले सेल अपने अंदर स्टोर करने लगते हैं। तो पहले छोटा फैट आया, आप रुक ही नहीं रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इतना बड़ा फैट इसके अंदर आ जाता है जिसकी वजह से ये सेल भी ऐसा हो जाता है, पूरे में ही फैट आ गया। तो सेल जो पहले ऐसे था पूरा तन गया, तोंद की तरफ गोल हो गया, ठीक है? और जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है? तो अब ये सेल जो है जिसने अब फैट को, ये है तो फाइब्रोब्लास्ट सेल ही, इसने एडिशनल फंक्शन वॉलेंटरीली ले लिया कि मैं फैट को स्टोर करूंगा। तो अब इस सेल का नाम हमने क्या दे दिया? नाउ दिस सेल इज एडिपोसाइट, एडिपोसाइट, ठीक है ये वही सेल फाइबर और मैट्रिक्स बना रहा था, इसने एडिशनल काम ले लिया तो हमने इसका नाम बदल दिया। नाउ दिस इज योर एडिपोसाइट, ठीक है? ये रहे वही फाइबर। अब यहां पे क्या है ना, साइड में एक और एडिपोसाइट हो सकता है, ये रहा दूसरा एडिपोसाइट, ये रहा फैट, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा तीसरा एडिपोसाइट, ये रहा फैट, ये रहा न्यूक्लियस, फाइबर्स तो कम वैसे ही थे। तो ये आपका अब एडिपोज टिश्यू हो चुका है। नाउ दिस इज योर एडिपोज टिश्यू। तो क्या लिखे एडिपोज टिश्यू में? cells now called, लेकिन फाइबर्स और मैट्रिक्स तो ये बना ही रहा था, now called adipocytes, adipocytes. It stores extra fat, ये स्टोर कर लेगा एक्स्ट्रा फैट को, ठीक है? अब एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट कहां होता है, ठीक है? ये स्टोर कर लेगा एक्स्ट्रा फैट को। तो एनसीईआरटी का डायग्राम देख ले, ये देखो बेटा, फैट स्टोरिंग एरिया है ये, इसमें फैट आके स्टोर हो जाएगा। न्यूक्लियस ये साइड में शिफ्ट हो गया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सारे सेल चिपक के गए हैं, धागे होंगे बीच बीच में, बट सेल इतने फूल गए हैं कि जगह किसी और चीज की नहीं बची है। इट स्टोर्स एक्स्ट्रा फैट,
ठीक है, पहले एनसीईआरटी फिनिश करते फिर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताऊंगी। अब बेटा ये जो एडिपोज टिश्यू है ये मिलता कहां पर है, ये मिलता कहां पे, तो ये दो जगह मिलेगा। एक तो आपके स्किन के नीचे मिलेगा चर्बी की तरह, जैसे मोटे होते तो स्किन फूलती, मतलब हम थोड़े हेल्दी होते चलते हैं ना, तो होता क्या है, लेट अस सी, बेसिक से ही लेके चलते हैं। ये रहा मैम बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये रहा कंपाउंड एपिथेलियम, स्किन बना रही हूं, आई एम अगेन फॉर्मिंग स्किन। तो ये क्या है, ये मैम स्किन है, ये क्या है बेटा, दिस इज योर स्किन। स्किन के नीचे कौन सा टिश्यू आता है, अभी हमने पढ़ा था, स्किन के नीचे हमारा आता है एरियोलर टिश्यू, और अब एरियोलर टिश्यू के नीचे आ जाएगा हमारा एडिपोज टिश्यू। क्या आ गया हमारा, एडिपोज टिश्यू। यानी इन अ वे तो ये भी स्किन के ही नीचे प्रेजेंट है ना, स्किन के एक छोड़ के यहां आ गया, तो इसका लोकेशन हम क्या बोल दें, बीनीथ स्किन। ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट है, बीनीथ स्किन। यही बेटा आपकी चर्बी है, यही आपकी चर्बी है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं, अब जैसे जैसे अगर आपने खाना छोड़ दिया, जब खाना कहते हैं कि मैम मोटे हो गए तो हमारी चर्बी आ गई है, तो खाना छोड़ने से चली जाएगी, हाँ चली जाएगी, बट मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में बताऊंगी, खाना छोड़ के डाइटिंग छोड़ करने की वजह से जब वेट लॉस करते हैं ना, तो बॉडी अंदर से हार्म होती है, क्योंकि फैट का मेटाबॉलिज्म जब होता है तो एक डेंजरस सब्सटेंस बनता है कीटोन बॉडीज, और वो कीटोन बॉडीज हमारे किडनी पे गलत इंपैक्ट ला सकती है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह भी जैसे आजकल लोग करने लगे हैं, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में करना चाहिए, ऐसे स्टारवेशन ज्यादा नहीं करना चाहिए। थोड़े थोड़े, खैर मैं ये सब तो अभी हमारे पास टाइम परमिट नहीं करना, वरना मैं बहुत सारी चीजें वैसे बताती हूँ लाइफस्टाइल को लेके, कैसे आपको फीडिंग हैबिट रखना चाहिए, कैसे कितना प्रोटीन इनटेक, बट राइट नाउ लेट्स फोकस टू दिस, ठीक है। तो एक लोकेशन हो गया बीनीथ स्किन, ये स्किन के नीचे की चर्बी है बेटा। क्या सिर्फ मैम ये स्किन के नीचे प्रेजेंट है, नहीं, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को कुशन की जरूरत है बाहर से, नहीं तो कुछ चोट ना लग जाए। तो शॉक है, अगर बेटा किसी ऑर्गन के बाहर मैंने मोटा सा फैट का पूरा एडिपोज टिश्यू लगा दिया, तो कितने भी घूसे उसको मार लो, अगर मैंने एकदम कुछ रबर सा पहन लिया तो मुझे कितने भी घूसे मार लो, मुझे अंदर चोट नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी हो गया, उसके बाहर भी कवरिंग बनाता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर अराउंड internal organs like kidney, internal organs like kidney, किडनी के अराउंड ये प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है मैम इसका, फंक्शन क्या है मैम इसका, अब सुनो, एक फंक्शन तो हमें समझ ही आ गया, शॉक एब्जॉर्बर है। दूसरा फंक्शन बेटा एक्स्ट्रा फैट को स्टोर कर रहा है, स्टोर्स फैट, बीनीथ स्किन स्टोर फैट कर रहा है, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर रहा है। और तीसरा फंक्शन, मोटे लोगों को बेटा गर्मी भी कम लगती है, थोड़ी ठंड भी कम लगती है, गर्मी ज्यादा लगती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। अब एडिपोज टिश्यू ना दो टाइप का होता है, ब्राउन फैट एंड व्हाइट फैट, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने बात नहीं की है। जब एक बच्चा पैदा होता है, सुनो, जब एक बच्चा मदर की बॉडी के अंदर है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी बच्चा 9 मंथ्स तक 37 डिग्री टेम्परेचर के अंदर है। गर्मी में कितनी है, तो अचानक से जब वो पैदा होगा तो उसको वही आदत है 37 पे रहने की, तो उसको ठंड लग सकती है। तो इसलिए जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बहुत सारे एडिपोज टिश्यू के साथ पैदा होता है, जो एक टाइप का होता है ब्राउन फैट, तो वो उसको उतना ही गर्मी प्रोवाइड करते हैं। धीरे 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 आपका ब्राउन फैट कन्वर्ट होके व्हाइट फैट बनता है, और अब हमारी बॉडी में मोस्टली व्हाइट फैट है, जिसका काम इंसुलेशन नहीं है ज्यादा, फूड स्टोरेज ही ज्यादा होता है। जो एनिमल्स हाइबरनेशन करते हैं, ठंड में छुप के रहते हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारा ब्राउन फैट होता है। ब्राउन फैट क्या करता है, उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, उनको ठंड से बचाता है। तो एडिपोज टिश्यू ना बेटा दो कैटेगरी में फॉल करते हैं, एक व्हाइट फैट होता है, व्हाइट एडिपोज टिश्यू, एक ब्राउन फैट होता है। अब एनसीईआरटी ने जो भी बात की है ना, वो व्हाइट वाले की बात की है। ब्राउन वाला गर्मी प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन, तो वो न्यूली बॉर्न बेबी में होता है या हाइबरनेटिंग एनिमल्स में होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। नाउ दिस इज इट अबाउट योर एडिपोज टिश्यू। एक बार रिवाइज कर ले मैम, एडिपोज टिश्यू में क्या हुआ, एरियोलर टिश्यू जैसा नॉर्मल टिश्यू चल रहा था, फाइब्रोब्लास्ट सेल ने सोचा मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा, मैं फैट को स्टोर करूंगा, एक्स्ट्रा जो हम खा लेते हैं, तो अब उसने स्टोर किया, मोटा हो गया, न्यूक्लियस एक तरफ शिफ्ट हो गया, बीच में फैट ड्रॉपलेट आ गया, ठीक है। अब
इस सेल को हमने एडिपोसाइट बोल दिया। अब ये कहां कहां प्रेजेंट है एडिपोज टिश्यू? बीनीथ स्किन, लेकिन बीनीथ स्किन एरियोलर था, एरियोलर के नीचे एडिपोज टिश्यू आके। और कहां प्रेजेंट है? इंटरनल ऑर्गन का शॉक एब्जॉर्बर प्रेजेंट है। फंक्शन अभी जो हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में वो व्हाइट फैट का पढ़ा है। एक तो स्टोर करता है फूड को और ऑर्गन को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। एक और टाइप का एडिपोज टिश्यू होता है जो न्यूली बॉर्न बेबी में होता है और हाइबरनेटिंग एनिमल्स में होता है, जो कि इंसुलेशन यानी गर्मी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो वो मैं लिख नहीं रही हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने बात नहीं की। जिनको लिखना था मैंने मुंह से बोल दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये डायग्राम भी हमने देख लिया है। थोड़ी सी रीडिंग कर ले। हाँ, इतनी रीडिंग कर ले कनेक्टिव टिश्यू की जितना पढ़ लिया है। आ जाओ। Connective tissue are the most abundant tissue and widely distributed in the body of complex organism. सबसे abundant tissue है। They are named connective tissue because of their specialized function of linking and supporting different organs या tissue. Link करता है और support करता है। Support तो हमने देख लिया। Areolar tissue epithelial tissue को नीचे से support कर रहा था। Adipose tissue उसके नीचे से support कर रहा था और link तो कर ही रहे हैं। ठीक है, They range from soft connective tissue to specialized connective tissue which include cartilage, bone, adipose tissue and blood. ये हटा देंगे बेटा, इन्होंने गलती से यहां पे specialized में adipose लिखा हुआ है। In all connective tissue except blood, मैंने कहा था ना एक एक्सेप्शन है, ब्लड में कुछ ना कुछ आएगा। तो ब्लड बेटा एक ऐसा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड स्पेशलाइज्ड है, कुछ तो अलग होगा। ब्लड में फाइबर्स नहीं होते, मैंने बताया अभी ब्लड में फाइबर्स नहीं होते, तभी हमने उसको डाल दिया स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। तो क्या लिखा हमने? इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सिक्रीट, कौन सा सेल? फाइब्रोब्लास्ट। सेल सिक्रीट स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन और इलास्टिन। ये फाइबर्स हैं। द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। हमने अच्छे से डिवाइड करके पढ़ा, इन्होंने रनिंग हैंड में लिख दिया है। दीज सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड विच accumulate between the cells and fibers and act as matrix यानी ground substance. Connective tissue are classified into 3 types: loose connective, dense connective and specialized connective tissue. Loose connective tissue has cells and fibers loosely arranged हैं in a semi-fluid ground substance. For example, areolar tissue present beneath the skin. Often it serves as support framework for epithelium. It contains fibroblast cell that secrete fibers, macrophage and mast cell अलग से आ गया। Adipose tissue is another type of loose connective tissue located mainly beneath skin, ये भी skin के नीचे था। The cells of this tissue are specialized हो गए to store fat. The excess of nutrient which are not used immediately are converted into fat and are stored in this tissue. खत्म हो गया। ठीक है, पता नहीं क्या बातें कर रही हो। अभी पोलिंग के टाइम पे बताती हूँ क्योंकि मैम अभी फोकस्ड है पूरा आपका, मेरे को बिल्कुल वेल इन टाइम सिलेबस करना है। ठीक है, चलो। हाँ, फैट वाला हो चुका है और अब हम पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। डन। अब हम क्या पढ़ेंगे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या लिख दी मैम यहाँ पे? सी इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में इरेगुलर पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो सी हमारा आ जाएगा, नहीं रेगुलर पढ़ लेते हैं। डेंस, रेगुलर, लूज दोनों हो गए, है ना बेटा? लूज दोनों हो गए। अब डेंस में एक रेगुलर था, एक इरेगुलर था, है ना? है ना? है ना? बोलो बोलो। देखो, आप कहोगे मैम इंटरेक्ट नहीं करी, मैम इंटरेक्ट नहीं करी। मैम बैटल ग्राउंड में इंटरेक्ट करेंगी। अगर ये कोर्स हैड इट बीन फ्रॉम जुलाई तो मैम इंटरेक्ट करके पढ़ा देती, लेकिन इस टाइम पे बेटा कंटेंट इंपॉर्टेंट है या इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट? पढ़ाई करो। चलो, तो हमने कहा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। अब हमें ये तो पता है डेंस रेगुलर है यानी फाइबर्स बहुत सारे होंगे और पैरेलली अरेंज्ड होंगे बंडल्स के फॉर्म में। तो हमने क्या लिखा यहां पे? सबसे पहले क्या लिख दे? फाइबर्स आर अरेंज्ड in the form of parallel bundles.
रेगुलरली अरे देखो बेटा ऐसे एक बंडल ये है, फिर दूसरा बंडल ये है, फिर तीसरा बंडल ये है, ऐसे आपके रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। बता देती है सारे आंसर्स बेटा, अभी रुक जाओ। तो हमने कहा ये हमारे रेगुलरली अरेंज्ड है, पैरेलल फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये हमारा डेंस रेगुलर हो गया, ये तो बेसिक हमने कर लिया। अब डेंस रेगुलर के एग्जाम्पल दो हैं, ठीक है। डेंस रेगुलर के एग्जाम्पल दो हैं, कौन कौन से हैं मैम? एक है बच्चा हमारा टेंडन और दूसरा है हमारा लिगामेंट। वन इज टेंडन, अनदर इज लिगामेंट। फाइबर्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बंडल, ठीक है, प्रॉपर अरेंज्ड है और दो टाइप के हो सकते हैं। तो चलो टेंडन लिगामेंट में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। टेंडन एंड लिगामेंट में एक बार मैं बैटल ग्राउंड लाऊंगी, जल्दी डिफरेंस देख लेते हैं, तब कर लेंगे सारा इंटरेक्शन। ओके, तो इधर लिख दिया मैम ने टेंडन और इधर लिख दिया मैम ने लिगामेंट। देखो टेंडन कनेक्ट करता है बोन टू मसल, टेंडन कनेक्ट करता है बोन टू मसल, ठीक है। टेंडन में क्या लिख दे? टेंडन कनेक्ट करता है, टेंडन का काम क्या है? कनेक्ट्स बोन टू मसल। और ये कनेक्ट करता है, लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन, दो बोन को बीच में कनेक्ट करेगा, बोन टू बोन। जो बोन से बोन को कनेक्ट करेगा वो लिगामेंट है और जो मसल से बोन को कनेक्ट करेगा वो टेंडन है। तो हम तो ऐसे, मैं तो बचपन में, मैं तो पुरानी हूं ना थोड़ी, तो हमारे टाइम पे एक्ट्रेस होती थी रवीना टंडन, तो मैंने तो ऐसे याद किया था टंडन मेरी बहन, टंडन मेरी बहन। मैंने सोचा मैं रवीना टंडन हूं और रवीना टंडन मेरी बहन है, तो मैंने याद किया था रवीना टंडन मेरी बहन। तो टेंडन मेरी बहन से मुझे हो गया था टेंडन मेरी बहन, मसल टू बोन। अब आपको जैसे याद करना है टेंडन मेरी बहन बना लो, तो रवीना टंडन मेरी बहन, जिससे आपका हो जाएगा मसल टू बोन। तो लिगामेंट क्या हो जाएगा? बोन टू बोन। बट दिस इज वेरी सिंपल, आई गेस पीपल जनरली रिमेंबर दिस, तो ये बहुत ईजी है। टेंडन बोन को मसल से जोड़ता है और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। अब क्या डिफरेंस है? अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। आपको थोड़ा अपने आप रटना ही नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। एक बात बताओ, ये मेरे 2.5 किलो के हाथ हैं, है ना, दिख रहा है? ये मेरे 2.5 किलो के हाथ हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे मेरे बोन है, ह्यूमरस बोन है और मसल है बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स है। अब एक बात बताओ, आपने नोटिस किया होगा, एक बात बताओ, अगर मुझे बोन को मसल से जोड़ना है तो बीच में स्ट्रेंथ चाहिए होगा ना, नहीं तो मेरे मसल नीचे लटक जाएंगे, है ना। जैसे ओल्ड एज में जब आप अपने घर पे दादी को, नानी को या बड़े बुजुर्ग को देखना, उनके हाथ यहां से जब लिखेंगे ना तो झूलते रहते हैं, ऐसे करेंगे तो उनकी ये चीज झूलती रहती है, ठीक है। क्योंकि मसल को बोन से अटैच होने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, तभी तो मसल चिपकेगा बोन से, नहीं तो मसल नीचे झूल जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से सोच के बताओ, तो मसल से बोन को जोड़ने के लिए अगर मैं कह रही हूं स्ट्रेंथ चाहिए, नहीं तो मसल नीचे लटक जाएगा, स्ट्रेंथ के लिए कोलाजन होगा या इलास्टिन होगा? जल्दी से बता दो। 1.5 किलो का नहीं है, 2.5 किलो का है। हाँ, मैंने कहा मसल को बोन से जोड़ने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, नहीं तो मसल नीचे लटक जाएंगे। तो मसल को बोन से जोड़ने के लिए कोलाजन चाहिए या इलास्टिन चाहिए? कोलाजन चाहिए या इलास्टिन चाहिए? बताओ 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 बताओ। कोलाजन चाहिए या इलास्टिन चाहिए? मार दूंगी, बताओगे नहीं। 2.5 किलो जो 1.5 किलो कह रहा है। तेंदुलकर मेरा भाई, ठीक है, चलो तेंदुलकर मेरा, मैम मेरी बहन, चलो मैम मेरी बहन, कोलाजन। तेंदुलकर मेरा भाई, कोलाजन। मुस्तीन मारूंगी। हाँ, कोलाजन चाहिए ना बेटा? हाँ, कोलाजन चाहिए, यस। हाँ, नहीं बेटा ब्रेक मत लो, प्लीज पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो ना, जल्दी छोड़ दूंगी, 3:45 छोड़ दूंगी, 3:45 मैं आपको छोड़ दूंगी चैप्टर फिनिश करके, वंस फॉर ऑल, ठीक है। हाँ, तो हमने कहा, तो बोन से मसल को जोड़ने के लिए मैम ने कहा स्ट्रेंथ चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में मसल झूल जाते हैं। यानी टेंडन जो बोन से बोन को जोड़ रहा है,
टेंडन जो बोन को मसल से जोड़ रहा है, इसको स्ट्रेंथ चाहिए, तो ये किस प्रोटीन से बना होगा? ये कोलाजन से बना होगा। टेंडन किससे बना होगा? कोलाजन से, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें तो स्ट्रेंथ चाहिए बोन को मसल से जोड़ने के लिए। अब जैसा मैम ने कहा, विद एज बॉडी कोलाजन फॉर्मेशन कम कर देती है, इसीलिए बेटा विद एज मसल्स झूल जाते हैं। बड़े बुजुर्ग का हाथ पकड़ो, आपको एकदम लूज लगेगा, और मैं आपका हाथ पकड़ू एकदम टाइट होगा, कोलाजन है। तो बोन से मसल के लिए टेंडन, टेंडन में स्ट्रेंथ चाहिए, बड़े बुजुर्ग का हाथ झूल जाता है क्योंकि मसल बोन से अलग हो जाता है, कोलाजन कम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज योर बोन टू बोन। अब एक बात बताओ, मेरे बोन यहां बोन से जुड़े हैं, यहां जॉइंट होता है ना, तो यहां अगर कोलाजन होता तो क्या मेरा हाथ मुड़ता? तो बोन से बोन के बीच में तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तभी तो जॉइंट का फॉर्मेशन होगा। बोन के बीच में स्ट्रेंथ ले आओगे तो फिर तो आपका हाथ ऐसे रहेगा, ठीक है। खाना खाना है तो आप उसको खिलाओगे, वो आपको खिलाएगा, ऐसे उठाया ऐसे खिलाया, खाने के लिए भी नहीं मोड़ पाओगे। तो बोन से बोन के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तभी तो जॉइंट्स बनेंगे। तो यहां क्या आएगा? यहां तो मैम आ जाएगा इलास्टिन फाइबर्स। यानी यहां क्या चाहिए? यहां तो मैम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो यानी टेंडन का कलर क्या होगा? टेंडन व्हाइट कलर का होगा, कोलाजन का कलर व्हाइट होता है, और लिगामेंट येलो कलर का होगा, लिगामेंट क्योंकि इलास्टिन से बनता है। बस खत्म, ऐसे याद कर लो, खत्म हो गया हमारा डेंस रेगुलर, पूरा का पूरा खत्म हो गया। चलो देख लीजिए, देखो ये देखो बेटा, दिस इज डेंस रेगुलर, ऐसे पैरेलल अरेंज्ड है। डेंस रेगुलर है तो कैसे अरेंज्ड है? देखो बेटा, मैम ने तो पहले पैरेलल हटा दिया है, बट ये देखो ये सारे के सारे। अब इधर देखो, ये डेंस इररेगुलर है, एक इधर की तरफ है, एक ऐसे है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। तो ये क्या लिख दें हम यहाँ पे? दिस इज मैम डेंस रेगुलर। और ये क्या है? दिस इज मैम डेंस इररेगुलर। इररेगुलर भी हम पढ़ेंगे। दिस इज डेंस इररेगुलर, ठीक है। अब अगर वैसे मैं पूछूं आपसे कि ये टेंडन है या लिगामेंट है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच सकते हो कि ये टेंडन है या लिगामेंट है। चलो छोड़, मैम बता देती है। ये फाइबर्स में कहीं ब्रांचिंग नहीं दिख रही, कहीं ब्रांचिंग नहीं दिख रही ना, तो मैम ने कहा था ना कोलाजन में ब्रांच नहीं होता, इलास्टिन में ब्रांच होता है। तो ये डेंस रेगुलर में किसका एग्जाम्पल है? दिस इज टेंडन, क्योंकि इसमें हमें कोलाजन दिख रहे हैं, फाइबर्स में ब्रांच नहीं है। तो ये क्या है? कोलाजन है। कोलाजन है तो फिर ये टेंडन है। अगर ये इलास्टिन होता फाइबर्स, तो यानी ये लिगामेंट हो जाता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेंस इररेगुलर। क्या पढ़ेंगे? डेंस इररेगुलर। टाइम देख ले, मुझे पोलिंग वोलिंग सब करानी है आज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेंस इररेगुलर। सो डी आ गया, A B C एंड D। D इज डेंस इररेगुलर। दिस इज डेंस इररेगुलर। अब हमें पता ही है डेंस इररेगुलर में the fibers will be haphazardly arranged, randomly arranged, there will be no pattern as such, ठीक है। तो हम क्या लिख दें? fibers are randomly present in any direction, लिख सकते हैं present in any orientation, कोई ओरिएंटेशन फिक्स नहीं है। इन एनी ओरिएंटेशन, कोई ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो किसी भी तरह अरेंज है। देखो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से। दिस इज योर डेंस इररेगुलर, ठीक है। अब डेंस इररेगुलर का एग्जाम्पल क्या है? सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है। तो एनसीईआरटी बोलती है ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट है, तो और नीचे आ जाएगा, ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। तो हम क्या लिख दें? बीनीथ स्किन। अच्छा, अगर बीनीथ स्किन है तो सोच के बताओ, फिर से सोच के बताओ, तो इस वाले डेंस इररेगुलर में इलास्टिन फाइबर होगा या कोलाजन होगा? लेट मी सी। ये एनसीईआरटी कहती है स्किन के नीचे प्रेजेंट है डेंस इररेगुलर, तो जल्दी से बता दो कोलाजन होगा। हाँ, प्रेजेंट इन स्किन, सॉरी, हाँ स्किन में प्रेजेंट है। बीनीथ भी लिख सकते हो बेटा, क्योंकि पूरे स्किन में ऊपर तो एपिथेलियम है। इन स्किन, जल्दी से बता दो कोलाजन होगा।
हाँ हाँ वो है, हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, मोस्टली कौन से फाइबर्स होंगे यहाँ पे, कोलाजन फाइबर होंगे, मोस्टली कोलाजन फाइबर। अब एनसीईआरटी तो सिर्फ इसी, इलास्टिन नहीं बेटा, कोलाजन ना, स्किन के नीचे कोलाजन होता है, स्किन के नीचे कोलाजन होता है, स्किन के नीचे कोलाजन होता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी तो सिर्फ इतनी बात करिए कि प्रेजेंट इन स्किन, प्रेजेंट बिन स्किन, मोस्टली कोलाजन। और भी इसके एग्जाम्पल होते हैं, कवरिंग जैसे पेरीमाइसियम, पेरीन्यूरियम, कवरिंग भी होते हैं मसल्स के, वो भी इसी से बनते हैं। फिर स्प्लीन में भी थोड़ा बहुत ये होता है, लिम्फ नोड में भी थोड़ा बहुत ये होता है। तो एग्जाम्पल और भी है डेंस इरेगुलर के, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम वगैरह मसल्स की कवरिंग होती है, न्यूरॉन्स की कवरिंग होती है, स्प्लीन में थोड़ा बहुत होता है, लिम्फ नोड में थोड़ा बहुत होता है। लेकिन क्या हमें वो लिखना है? नहीं लिखना है। क्या वो पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। क्या कर लोगे जान के? जब अभी बेटा इस टाइम पे मैं ना ऑफलाइन में ही बच्चों को ये बोलती, खैर जुलाई से होता तो मैं सब बता देती हूँ, बट वहां पे भी मैं ट्रायंगल बनाती हूँ। अगर आप कोई मेरे पुराने बच्चों को जानते होगे तो मैं जुलाई से कराती हूँ, तो सारे एग्जाम्पल जो वर्बली बोल रही हूँ बोलती हूँ, लेकिन मैं वहां भी ट्रायंगल बनाती हूँ कि दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, यू डोंट हैव टू लर्न इट फॉर नीट इस टाइम पे, ठीक है। ओके, आ जाओ। So this is about your dense irregular tissue. रिपीट कर लें एक बार, dense irregular. dense irregular tissue में जो फाइबर्स हैं वो किसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में प्रेजेंट है। अब एनसीईआरटी एक एग्जांपल बोल रहा है कि ये स्किन में या स्किन के नीचे प्रेजेंट है। स्किन में मोस्टली हमारे इलास्टिन कोलाजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी को और मेंशन करना है तो आप कवरिंग ऑफ मसल यानी पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम लिख सकते हो, लिटिल बिट अमाउंट इन योर लिम्फ नोड, लिटिल बिट अमाउंट इन योर स्प्लीन, ये सब भी मेंशन आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, हाँ, दिस इज डन। ये हमारा खत्म हो जाता है। अब हम स्पेशलाइज्ड पे आ जाएंगे। अब किस पे आ जाएंगे? अब हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाएंगे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में सिर्फ हमें दो पढ़ना है, वन इज बोन, वन इज कार्टिलेज, क्योंकि हमें ब्लड तो उस वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी सी डी ई। ई क्या आ जाएगा हमारा? स्पेशलाइज्ड। अब स्पेशलाइज्ड में क्या होगा? स्पेशलाइज्ड में हम कह रहे हैं ब्लड इज स्पेशलाइज्ड, या फिर ब्लड लैक्स फाइबर, ब्लड लैक्स fibers. Other details in body fluid chapter. Now, हमें क्या पढ़ना है? यानी bone and cartilage, bone and cartilage। ये भी जितना इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है उतना, बाकी हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? लेट अस स्टार्ट विथ बोन। तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? बोन, ठीक है। नाउ पहले हम बनाते हैं एक डॉग की जैसे हड्डी हम कार्टून में बनाते हैं, अगर हम वो बना लेते हैं। लेट सपोज आई एम सेइंग दिस इज योर बोन। अगेन मैं बेटा बता दूं आपको, डिटेलिंग बहुत ज्यादा है बोन की। हेवर्सियन कैनाल है, हेवर्सियन सिस्टम है, वॉकमेंस कैनाल है, एपीफाइसिस है, डायाफाइसिस है, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। हेवर्सियन सिस्टम के को ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, वॉकमेंस कैनाल नहीं पढ़ेंगे, डायाफाइसिस और एपीफाइसिस भी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। बाकी हम इस चैप्टर के हिसाब से अरेंज करेंगे चीजों को, ठीक है। तो ये हमारा बोन है। बोन के सेल्स 3 टाइप के होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार मैंने कहा आपको कि लेट सपोज मैं बोन के इस सेक्शन को बना रही हूं, मैं बोन के इस सेक्शन को बना रही हूं, इस सेक्शन को। तो बोन का जो लॉन्ग बोन है ना, इस लॉन्ग बोन के बीच में ये जो खाली स्पेस है, लॉन्ग बोन के बीच में खाली स्पेस है, इसमें सेमी फ्लूइड सा भरा रहता है बोन मैरो। तो ये लॉन्ग बोन है ना, इसके बीच में बेटा ये कैविटी है, हॉलो कैविटी है। इस कैविटी में क्या फिल्ड है? इस कैविटी में मैम फिल्ड है बोन मैरो। ये क्या है?
बोन मैरो है, बोन मैरो। यही वो साइट है जहां पे ब्लड सेल्स बनते हैं। तो बोन के, ध्यान से सुनना, याद करते हुए चलना, बोन के बीचों बीच खाली स्पेस है जिसमें बोन मैरो भरा रहता है। अब जो एंड्स पे बोन मैरो भरा है ये रेड कलर का होता है, और जो बीचों बीच भरा है ये येलो कलर का होता है। तो एंड पे किस कलर का बोन मैरो है? रेड बोन मैरो है। एंड पे क्या है मैम? रेड बोन मैरो है। ये कैसा बोन मैरो है? ये रेड बोन मैरो है। ये भी क्या है? रेड बोन मैरो है। और जो बीच में होता है दैट इज योर येलो बोन मैरो। बीच में कौन सा बोन मैरो है? बीच में हमारा येलो बोन मैरो होता है। जो एंड पे बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, यहां बनते हैं आपके ब्लड सेल्स, पूरे के पूरे ब्लड सेल्स यहां बनते हैं। तो क्या लिख दे? साइट फॉर हिमैटोपोइसिस। हिमैटोपोइसिस, हिमैटोपोइसिस का मतलब है दैट इज ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स यहीं पे बनते हैं। कहां पे? रेड बोन मैरो में, जो बोन्स के एंड पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर फ्लैट बोन्स में होते हैं। फ्लैट बोन्स में आपको उधर पढ़ाऊंगी। फ्लैट बोन जो ऐसे वाले, स्टर्नम, स्कल, ये आपके रिब्स, स्कैप्यूला, ये आपके फ्लैट बोन्स हैं। ठीक है, तो वो चैप्टर में बताऊंगी। बट अभी याद रखो, लॉन्ग बोन के एंड्स पे रेड बोन मैरो है, लॉन्ग बोन के बीच में येलो बोन मैरो है। रेड बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनते हैं, येलो बोन मैरो सिर्फ फूड को रिजर्व करता है। येलो बोन मैरो क्या करता है? फूड रिजर्व है। येलो बोन मैरो क्या है? येलो बोन मैरो फूड रिजर्व है। इसमें भी फैट रिजर्व रहते हैं थोड़े बहुत। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो इससे भी ब्लड बन सकता है। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन क्या है? अभी नॉर्मली आपकी बॉडी में जो ब्लड बनता है ना, अरे आरबीसी की 120 डेज लाइफ है, डब्ल्यूबीसी की भी अप टू 1 वीक है। तो ब्लड आपके खत्म होता है, बनता रहता है, खत्म होता है, बनता रहता है। तो वो रेड बोन मैरो बनाता है। लेकिन अचानक से गॉड फॉरबिड, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, गॉड फॉरबिड बाई चांस, तो ब्लड लॉस होगा, तो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट ब्लड की ज्यादा है कि ज्यादा ब्लड बनना चाहिए। तो उस इमरजेंसी में फिर ये भी थोड़ा बहुत बना देता है। ठीक है, तो अब हम बोन के मेन पार्ट को देख रहे हैं। तो मैरो है, खाली स्पेस है। अब ये हड्डी बनी किससे है? तो जब हम ये देखते हैं हड्डी बनी किससे है, उस पे चलते हैं सीधा। अब बोन के मेन सेल को देखो बेटा, जब बोन आपका बोन के सेल जब इमैच्योर है तो उसको ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। और एक बार जब बोन के सेल और जब बोन के सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो हम उसको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, बोन में बीचों बीच एक खाली जगह है, खाली जगह है। इस खाली जगह के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स एक्सेट्रा प्रेजेंट है। ये खाली जगह है, इस खाली जगह को बोलते हैं हेवर्सियन कैनाल। क्या बोलते हैं? हेवर्सियन कैनाल। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मैम ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं। ठीक है, अब इसी को सराउंड करता है बोन के सेल लेयर में। एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, सिमिलरली समझ लो एक लेयर ये है। तो बोन के सेल, समझ रहे हो मेरी बात? इमेजिन करो बेटा, ये एक कैनाल है, ये हमने ऐसे बना दिया, ये एक कैनाल है। ठीक है, इस खाली जगह में, एम्प्टी स्पेस में ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह आए हैं। तो अब जो बोन के सेल्स है ना, वो इसी के सराउंडिंग में ऐसे रहेंगे। एक लेयर आया, फिर उसके बाहर दूसरे लेयर ऑफ बोन के सेल्स आए, फिर उसके बाहर तीसरे लेयर ऑफ बोन के सेल्स आए। समझ आ गई बात? यही कहना चाह रहे हैं कि बीच में खाली जगह है, वर्सियन कैनाल, जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं। हाँ, फिर हमने कहा इसके सराउंडिंग में कॉन्सेंट्रिक लेयर में अरेंज्ड है बोन के सेल्स। बोन के इमैच्योर सेल को कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, मैच्योर को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। तो ये जो बोन के सेल है ना, ये खुद ही बनाते हैं एक गड्ढा। वो कहते हैं हम ऐसे नहीं रहेंगे, ये ऐसे ऐसे करके इन्होंने एक मिट्टी में, आप खड़े हो, आपने कहा मिट्टी में जरा एक गड्ढा बना ले, तो आपने ऐसे ऐसे करके गड्ढा बनाया, उस गड्ढे के अंदर आप पड़े हुए हो। तो ये क्या करते हैं? बोन के सेल्स एक कैविटी बनाते हैं और उस कैविटी में फिर आके रहते हैं। दूसरे कलर से कर दे। तो वो क्या करते हैं? कैविटी बनाएंगे, उसमें बोन के सेल्स हैं, कैविटी बनाएंगे, उसमें बोन के सेल्स हैं, कैविटी बनाएंगे, उसमें बोन के सेल्स हैं, कैविटी बनाएंगे, उसमें बोन के सेल्स हैं। अंदर भी ऐसे बना सकते हो, लाइक दिस। अंदर भी ऐसे बना सकते हैं, लाइक दिस। ये जो कैविटी है जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, कैविटी कॉल्ड लैक्यूने। क्या कहते हैं इस कैविटी को? लैक्यूने।
और उस लैक्यूने के अंदर प्रेजेंट है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट लैक्यूने के अंदर बेटा, कैविटी के अंदर। लेकिन एक चीज याद रखना, बोन सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है, ये अकेला ही काफी है। तो एक कैविटी में एक ही शेर रह सकता है, एक इलाके में एक ही शेर रह सकता है, तो एक कैविटी में एक ही ऑस्टियोसाइट रह सकता है, एक से ज्यादा नहीं रह सकता। लेकिन हम कार्टिलेज में देखेंगे एक कैविटी में एक से ज्यादा उसके सेल्स रह सकते हैं। तो वन कैविटी विल हैव ओनली वन ऑस्टियोसाइट। अब ये जो बोन के सेल ऑस्टियोसाइट है, ये अपने बाहर ऐसे प्रोसेसेस निकालने लगते हैं जिसका नाम होता है कैनालिक्यूलाई। आपको करने की जरूरत नहीं है। ये क्या करते हैं, ऐसे प्रोसेसेस निकालने लगते हैं। आपको कितना याद रखना है वही याद रखो। क्या, बोन में एंड्स पे रेड बोन मैरो है, बीच में येलो बोन मैरो है। रेड बोन मैरो में ब्लड सेल हमेशा बनते हैं, बीच वाले में फूड स्टोर है, इमरजेंसी कंडीशन में बनाएगा। बोन में सेल्स ऐसे रैंडम नहीं पड़े हैं। एक कैविटी है, हेवर्सियन कैनाल, जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं, उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज करते हैं ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट एक गड्ढे में रहते हैं जो वो खुद ही बना लेते हैं। गड्ढे को हम कहते हैं लैक्यूने, और एक लैक्यूने में एक ही ऑस्टियोसाइट रह सकता है। ये जो मैच्योर ब्लड सेल है ऑस्टियोसाइट, ये अपने ऐसे प्रोसेसेस बनाने लगते हैं जिसको कहते हैं कैनालिक्यूलाई, लेकिन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी ये मैट्रिक्स है। बाकी क्या है बेटा, ये मैट्रिक्स है। दिस इज व्हाट, दिस इज मैट्रिक्स। अब जो बोन का मैट्रिक्स है, बोन का जो बेटा मैट्रिक्स है, ये हार्ड होता है, नॉन प्लाएबल होता है। प्लाएबल वर्ड का मतलब है, प्लाएबल वर्ड का मतलब है फ्लेक्सिबल। क्या आपके बोन फ्लेक्सिबल है? नहीं है। तो नॉन प्लाएबल यानी नॉन फ्लेक्सिबल। सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, तो मैंने लिख दिया मैट्रिक्स इसका हार्ड है। अभी तक सेमी सॉलिड चल रहा था। अब इसका मैट्रिक्स जो हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल है, ये किसकी वजह से ऐसा हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल हो गया है? जल्दी से सोच के बताओ, क्या बोन में इलास्टिन फाइबर होगा या कोलाजन फाइबर होगा? बोन में इलास्टिन फाइबर होगा या कोलाजन फाइबर होगा? ऑब्वियसली कोलाजन फाइबर होगा, इलास्टिन फाइबर तो होगा नहीं। तो मैट्रिक्स हार्ड क्यों है? ड्यू टू कोलाजन फाइबर, ड्यू टू कोलाजन फाइबर्स। और इसके अलावा कैल्शियम सॉल्ट, बोन में कैल्शियम तो होता ही है, कैल्शियम सॉल्ट्स। तो दोनों सी की वजह से बोन सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों है? बोन इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ 2C, वन इज कोलाजन, वन इज कैल्शियम। तो मैट्रिक्स इसका हार्ड और फ्लेक्सिबल इसी वजह से होता है। फिर हम खत्म हो गया लगभग हमारा बोन। अब इसके कुछ फंक्शंस वगैरह देख लेंगे। जो बोन है बेटा, बोन आपकी बॉडी में क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है? बोन आपकी बॉडी में क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है? तो मुझे एक बात बताओ, हाँ मुझे एक बात बताओ, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तो करेगा ही। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क आपका मेन स्ट्रक्चर ही इसकी वजह से है। इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी कर, देखो रिब्स हैं, रिब्स के अंदर आपके लंग्स और हार्ट प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन, प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। ब्लड भी तो बनाता है बोन मैरो में, ब्लड फॉर्मेशन। मिनरल को भी तो स्टोर करता है, कैल्शियम, मिनरल स्टोरेज। ठीक है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। आप चलोगे कैसे अगर बोन्स नहीं होंगे? तो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। क्या ये एनर्जी जनरेट करने में हेल्प कर रहा है? क्या ये हीट जनरेशन में हेल्प कर रहा है? नहीं, हीट जनरेट नहीं कर रहा। फूड को स्टोर कर रहा है बीच में, येलो बोन मैरो में, है ना, फूड स्टोरेज भी है येलो बोन मैरो में। आगे हम जाके देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ हियरिंग को भी बढ़ाता है। कान में आपके ईयर ऑसिकल्स होते हैं जो साउंड वेव को बढ़ा देते हैं, उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं। ईयर ऑसिकल, मेलस इनकस एंड स्टेप, हेल्प्स इन हियरिंग।
ठीक है, क्या क्या फंक्शन पढ़ लिया। सबसे पहले स्ट्रक्चर ही इसने दिया है आपकी बॉडी को। इंटरनल ऑर्गन को, रिब्स देखो प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लड फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में, येलो बोन मैरो में फूड स्टोरेज, चलने में, लोकोमोशन कैल्शियम को स्टोर कर रहा है, मिनरल स्टोरेज, और हियरिंग में भी हेल्प कर रहा है, मेलस इनकस एंड स्टेप। जब बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग में उसके सारे बोन बोन नहीं होते, वो कार्टिलेज होते हैं। धीरे धीरे वो बोन कार्टिलेज कन्वर्ट होके बोन बन जाते हैं। ठीक है, एक बार रीडिंग कर ले बोन की, फिर कार्टिलेज पे चलेंगे, डायग्राम भी देख ले। ये देखो बेटा, ये है बेटा बोन वाला, तो ये देखो ये है हेवर्सियन कैनाल, दिस इज हेवर्सियन कैनाल, और देखो इसी के कॉन्सेंट्रिक ऐसे ऐसे करके अरेंज हैं आपके बोन के सेल। देखो कैनाल्स इसके ऐसे ऐसे दिख रहे हैं जो ये प्रोसेसेस बना रहे हैं। ठीक है, रीडिंग करते हैं फिर कार्टिलेज पढ़ते हैं। चलो ये पढ़ चुके हैं। हाँ कहां गया, हाँ ये रहा। बोन्स हैव अ हार्ड नॉन प्लायबल यानी नॉन फ्लेक्सिबल ग्राउंड सब्सटेंसेस रिच इन कैल्शियम एंड कोलाजन फाइबर विच गिव्स बोन इज स्ट्रेंथ. It is the main tissue that provides structural frame to the body. Bone support and protect softer tissues and organs. The bone are osteocyte, bone cells. Osteocytes are present in space called lacunae, cavity. Limb bones helps in weight bearing. ये सब कुछ यहीं पे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, आप पढ़ लेना। कार्टिलेज को हम पढ़ते हैं और फिर पोल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आ जाओ। बोन हो गया है, अब हम पढ़ेंगे किसको, कार्टिलेज को। सो नेक्स्ट इज योर कार्टिलेज। बस फिर खत्म है, लास्ट है। कार्टिलेज। हाँ, पानी पियो बेटा, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। 10 मिनट में कार्टिलेज खत्म, 5 मिनट में पोल खत्म, 5 क्वेश्चंस हैं, फिर आप फ्री। मैम तो दूसरी क्लास लेंगे अब। नाउ कार्टिलेज। तो सबसे पहले कार्टिलेज बना लेते हैं। सबसे पहले कार्टिलेज बना लेते हैं। ये रहा हमारा कार्टिलेज। अब कार्टिलेज के सेल्स को क्या बोलते हैं? कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। कार्टिलेज के लिए वर्ड आता है कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। ये है कार्टिलेज का मैट्रिक्स। ये है कार्टिलेज का क्या? ये है मैम मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज यानी ग्राउंड मटेरियल। अब ये कैसा है? क्या ये हार्ड है? नहीं, ये हार्ड नहीं है। सॉलिड जरूर है, लिक्विड नहीं है, सॉलिड जरूर है। तो मैट्रिक्स कैसा है इसका? मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड प्लायबल। प्लायबल यानी फ्लेक्सिबल। देखो बेटा, मेरे कान देखो, मेरे कान देखो, मैंने ऐसे पूरा मोड़ दिया, मैंने अपने कान को पूरा मोड़ दिया, कान में कार्टिलेज है मेरे ये वाले। तो कार्टिलेज का मैट्रिक्स क्या है? प्लायबल है। प्लायबल का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल है। क्या है? फ्लेक्सिबल है। बट इट रेजिस्ट कंप्रेशन। इस बात को ध्यान देना, 3-4 स्टेटमेंट में आ जाएगा। मेरे नाक को देखो बेटा, मैंने नाक को दबा दी, मैंने नाक दबा दी, मेरी नाक दब गई। लेकिन जब मैंने हाथ हटाया तो क्या मेरा नाक दबा ही रह गया या वापस आ गया? वापस आ गया ना। जब आप दबा रहे हो तो नाक दब जरूर रहा है लेकिन वापस जरूर आ रहा है, यानी रेजिस्ट कर रहा है कंप्रेशन को, कंप्रेस नहीं हो पा रहा है, वापस आ रहा है। कान में भी सेम। आटे में आटा गूंथ लो और उसमें एक फिंगर डालो एंड टेक इट आउट, वो आटा वहीं पे वैसे ही रहेगा, पूरा ऊपर नहीं आ पाएगा, यानी वो रेजिस्ट नहीं कर रहा है कंप्रेशन को। तो ये क्या कर रहा है? आप कंप्रेस तो कर पा रहे हो बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल, बट देन इट इज रेजिस्टिंग कंप्रेशन, रेजिस्ट्स कंप्रेशन, इट रेजिस्ट कंप्रेशन। सॉलिड है बेटा, लिक्विड नहीं है। तो मैट्रिक्स अगर आता है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज लिक्विड, प्लायबल, इसी को चेंज कर देंगे। तो सॉलिड है, फ्लेक्सिबल है, रेजिस्ट करेगा कंप्रेशन को। ठीक है, क्या इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं? तो हम देखेंगे कि कार्टिलेज के 3 टाइप होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन से फाइबर प्रेजेंट हैं या फाइबर प्रेजेंट नहीं है। सॉल्ट कौन सा है बेटा? सॉल्ट वहां कौन सा था? सॉल्ट वहां पे कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट थे। यहां पे कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं?
यहां पे कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। तो यहां के जो सॉल्ट्स हैं, कार्टिलेज के सॉल्ट्स, जो इसको ऐसा बना रहे हैं मैट्रिक्स को, सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट इज कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट का नाम याद रखना बेटा, कॉन्ड्रोइटिन। कॉन्ड्रो वर्ड आ रहा है कार्टिलेज से, ऑइटिन, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स प्रेजेंट है। बोन में कौन से सॉल्ट थे? कैल्शियम सॉल्ट्स थे। फाइबर्स थे कोलाजन, सॉल्ट्स थे कैल्शियम। यहां पे फाइबर्स अभी बताऊंगी मैं, अलग अलग टाइप के होंगे। सॉल्ट इज कॉन्ड्रोइटिन। फाइबर्स लिख दे। फाइबर कैन बी, कुछ भी हो सकता है, कैन बी कोलाजन, कोलाजन के फाइबर्स भी हो सकते हैं, इलास्टिन के फाइबर भी हो सकते हैं, और एब्सेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, वहां तो फिक्स था कोलाजन फाइबर, यहां कोलाजन के फाइबर भी हो सकते हैं, इलास्टिन के फाइबर भी हो सकते हैं, और एब्सेंट भी हो सकते हैं बेटा। अगर कोलाजन के फाइबर हैं तो ऐसे कार्टिलेज को हम बोलते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। अगर इलास्टिन के फाइबर हैं तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिन कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? इलास्टिन कार्टिलेज। और अगर फाइबर एब्सेंट हैं तो उसे हम बोलते हैं हायालिन कार्टिलेज। अगर एब्सेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हायालिन कार्टिलेज। ये कार्टिलेज के टाइप है, कार्टिलेज टाइप। ठीक है, क्या बोला मैम ने? सॉल्ट तो फिक्स है, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं ना हम। कार्टिलेज से स्टार्ट किया, मैट्रिक्स की बात की। मैट्रिक्स इज सॉलिड, प्लायबल बट रेजिस्ट कंप्रेशन। कौन से सॉल्ट और कौन से फाइबर है? जैसे वहां हमने पढ़ा था मैट्रिक्स इज हार्ड, नॉन प्लायबल। कौन से सॉल्ट थे? कैल्शियम सॉल्ट। कौन से फाइबर थे? कोलाजन फाइबर। यहां सॉल्ट कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स हैं। फाइबर्स कैन बी कोलाजन। अगर कोलाजन है तो कार्टिलेज को बोलते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। अगर फाइबर इलास्टिन है तो कार्टिलेज को बोलते हैं इलास्टिन कार्टिलेज। और अगर फाइबर है ही नहीं तो हम उसे बोलते हैं हायालिन कार्टिलेज। यानी टाइप ऑफ कार्टिलेज इज बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ फाइबर्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, तो कलर खुद ही बता दो। फाइब्रस का कलर होगा, फाइब्रस कार्टिलेज का कलर व्हाइट होगा, इलास्टिन कार्टिलेज का कलर येलो होगा क्योंकि कोलाजन का कलर व्हाइट है, इलास्टिन का कलर येलो है, और हायालिन कार्टिलेज ट्रांसपेरेंट होगा, कोई कलर नहीं होगा क्योंकि फाइबर ही नहीं होते। कोलाजन होता तो व्हाइट हो जाता, येलो होता इलास्टिन में, तो ये हायालिन कार्टिलेज। अब इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बताऊंगी कहां पे कौन सा कार्टिलेज होता है। अब कार्टिलेज के सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स इसके भी कैविटी के अंदर रहते हैं। ये कैविटी क्या है? लैक्यूने है। इस कैविटी को क्या बोलेंगे? इस कैविटी को क्या बोलेंगे? लैक्यूने बोलेंगे। लेकिन एक कैविटी में देखो दो सेल पेयर बना के रह रहे हैं, उसमें क्या मैंने ऐसा बताया था? नहीं। लेकिन यहां ऐसा हो सकता है, कैविटी चिपक गए हैं और दो दो कॉन्ड्रोसाइट्स एक में ही आ गए हैं, लैक्यूने है। लैक्यूने क्या है? वही एम्प्टी स्पेस। और ये क्या है? दीज आर सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। These are cells called chondrocytes. These are cells called chondrocytes. अब तीनों टाइप के कार्टिलेज के मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी उधर वाले में। टाइम परमिट करेगा तो अभी बता सकती हूँ, बट मैं उधर ही बताना प्रेफर करूंगी। क्या कहते हो? यही बता दूं क्या? यही बता देती हूँ। चलो एक बार डायग्राम देख ले पहले। ये देखो बेटा, कार्टिलेज सेल कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट, कोलाजन फाइबर्स वाला दिखाया है तो कौन सा कार्टिलेज हो गया? तो फिर मैम ये फाइब्रस कार्टिलेज हो गया। तीनों टाइप का लिख दूं मैं कार्टिलेज, एग्जाम्पल भी बता दूं। सबसे पहले हम कह रहे हैं फाइब्रस कार्टिलेज, फिर हम कह रहे हैं इलास्टिन कार्टिलेज, और फिर हम कह रहे हैं हायालिन कार्टिलेज। ठीक है, हाँ 8 मिनट रिमेनिंग। चलो एग्जाम्पल फिर वहां बता दूंगी। चलो एग्जाम्पल उस चैप्टर में बता के याद करा देंगे। पोलिंग स्टार्ट करें, थोड़ी सी रीडिंग कर लें, खत्म ही कर रहे हैं जब तो। ठीक है, चलो ओके। द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड फ्लेक्सिबल, resist compression. Cells of this tissue, chondrocytes, are enclosed in a small cavity within the matrix secreted by them. Most of the cartilage in vertebrate embryo are replaced by bone. अभी मैम ने बताया था पहले ही। Cartilage is present in the tip of the nose, outer ear joint between edges. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, तो एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं सारे। आ जाओ।
कुछ नहीं, आप देखना भी आपको एग्जाम्पल याद हो जाएगा, अभी आपको एग्जाम्पल याद हो जाएगा, ठीक है। चलो नाउ सबसे पहले फाइब्रस कार्टिलेज, इसमें कौन सा फाइबर है? कोलाजन फाइबर है। इलास्टिन कार्टिलेज, इसमें इलास्टिन फाइबर है। हायालिन कार्टिलेज, इसमें नो फाइबर है। तो यानी ये स्ट्रेंथ देगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ये वहीं प्रेजेंट होगा जहां स्ट्रेंथ चाहिए, ये वहां प्रेजेंट होगा जहां फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और यहां पे नन, बीचों बीच का, ना ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए ना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। आई एम नॉट एंडिंग द क्लास बेटा, इफ यू वांट टू लीव यू आर अलाउड टू लीव, आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टे, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, क्योंकि हमें नीट करना है बेटा, तो इतना तो 15-20 मिनट का आपको मार्जिन लेना पड़ेगा। आ जाओ, कल वाली क्लास 120 पे खत्म हुई थी। नाउ इधर देखो, पहले ई वाले करते हैं। ई वाले इलास्टिन कार्टिलेज को याद करने के लिए सारे ई याद रखो। ई से ईयर पिन्ना, दिस इज ईयर पिन्ना, यहां इलास्टिन कार्टिलेज है। ई से यूस्टैचियन ट्यूब, जो ईयर को कनेक्ट करता है फेरिंग से। ई से एपिग्लॉटिस, जो आपके फूड को जाने से रोकता है लैरिंग्स के अंदर। ई वाले सारे याद रखेंगे, इलास्टिन कार्टिलेज में ई वाले सारे याद रखेंगे। क्या हो गया? ईयर पिन्ना। ई से है एपिग्लॉटिस, ई से है यूस्टैचियन ट्यूब, यूस्टैचियन ट्यूब। और एक चीज बस मैम की याद रखना, देखो मैम ने बार बार फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही थी, यहां पे भी कान में भी मैम फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही थी, नाक पे भी, तो नोज के टिप पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना, तो वो इलास्टिन कार्टिलेज है। तो यहां आ गया हमारा नोज टिप। फाइब्रस कार्टिलेज बेटा, जहां पे स्ट्रेंथ चाहिए, फाइब्रस कार्टिलेज जहां पे स्ट्रेंथ चाहिए, चीज ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, आपके वर्टिबल कॉलम में 26 रिंग्स हैं, 26 बोन्स हैं, ठीक है। तो अगर इनके बीच में मैं डाल दूं इलास्टिन कार्टिलेज, तो सारे के सारे 26 बोन में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। आप ऐसे ऐसे चलोगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग ही नहीं रहेगी, ऐसे ऐसे चलोगे। बट वी वांट कि रीढ़ की हड्डी में तो स्ट्रेंथ रहे, रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेंथ रहे। तो क्या रीढ़ की हड्डी में इलास्टिन कार्टिलेज हो सकती है? अगर इलास्टिन कार्टिलेज होगी, 10 मिनट्स बस, तो इलास्टिन कार्टिलेज में द बॉडी विल मूव लाइक दिस। तो हमने क्या लिखा यहां पे? बिटवीन वर्टिब्रे, बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे। तो क्या लिखे? इंटर वर्टिब्रल डिस्क, इंटर वर्टिब्रल डिस्क यहां आ जाएगा। एक और मैं आपको बताऊंगी, लोकोमोशन मूवमेंट में 2 हिप्स के बीच में, वहां चलेंगे। हायालिन कार्टिलेज मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा कार्टिलेज हमारी बॉडी में यही होता है, मोस्ट अबंडेंट। ये हर एक बोन के एंड पे, लॉन्ग बोन के एंड्स पे होता है। नेजल सेप्टम, ट्रेकिया के रिंग्स होते हैं, ये सब चलो मैं वहां पे बता दूंगी। पोल कर लेते हैं, चलो आ जाओ, पोल कर लेते हैं, खत्म करते हैं, आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो जी जल्दी जल्दी बता दो, क्या है इसका आंसर? जल्दी जल्दी बता दो। हाँ जी, क्या है इसका आंसर? टेंडन इज एग्जाम्पल ऑफ, हाँ प्यूबिक सिम्फाइसिस ही कह रही थी, हाँ टेंडन इज एग्जाम्पल ऑफ। कर दे खत्म, स्टॉप पोल, बहुत हो गया। ओहो, करेक्ट ऑप्शन तो मैंने मार्क ही नहीं किया हुआ था। चलो पोल में कैसे स्टार्ट होता, रुक जाओ बेटा, वापस करेंगे पोल। आप लोगों ने कर लिया है ये? टेंडन इज एग्जाम्पल ऑफ, हाँ 70% ने सही आंसर किया है। एक बार लीडर बोर्ड देख, सबसे पहले आपके शुभम ने आंसर किया है, एंड देन शुभम के लिए तालियां। आंसर इज योर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। मैम इज न्यू विद दिस पोल सिस्टम, सो पहली बार में थोड़ा टाइम लग गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। चलो जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, पोल नॉट वर्किंग, अरे पोल नॉट वर्किंग, चलो फिर ऐसी कर लो, आप ऐसी बता दो, आज पोल रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलो इधर देखो, क्योंकि एक और क्लास है स्टूडियो में, इसका आंसर बताओ बेटा। कोई बात नहीं, अगली क्लास में पोल कर लेंगे। विच टिश्यू सर्व्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम? टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, विच टिश्यू इज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बताओ, जल्दी बताओ।
यस प्रीति, पुराने आंसर का। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम बेटा, नहीं नहीं नहीं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम, बस खत्म है सर, 2 मिनट्स। ओके, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम क्या है? यस, एरियोलर टिश्यू इज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम। पहले वाले का आंसर क्या था? टेंडन इज एग्जाम्पल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे वाले का आंसर है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एरियोलर टिश्यू। नाउ नेक्स्ट, सीमेंटिंग एक्शन बिटवीन टू सेल्स। यस यस, सीमेंटिंग एक्शन बिटवीन टू सेल कौन करेगा? सीमेंटिंग एक्शन बिटवीन टू सेल, which will do cementing action between two cells. Cementing action करेगा हमारा adhering junction. Now next, junctions are found in. Yes Tanu, yes Pragun, yes Anisha. Okay, junctions are found in ऑल टिश्यूज, सारे टिश्यूज में मिलता है जंक्शन। यस, जंक्शंस आर फाउंड इन, मैं बैटल ग्राउंड लाऊंगी बहुत जल्दी, इन ऑल टिश्यूज। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये ध्यान से करना, बिल्कुल ध्यान। यस देवांश, यस तनु, यस प्रिया, अमृता, साहिल, सान्या, सबका सही, सतीश, यस। चलो लास्ट क्वेश्चन, डू इट प्रॉपरली, जल्दी से करो। Which connective tissue lacks fibers and which is found below skin? Yes, blood and dense irregular, B आएगा बेटा। dense irregular आपके स्किन में था ना, dense irregular आपके स्किन में था ना, dense irregular आपके स्किन में था। yes, पोर अब तो क्लास खत्म हो गई ना, क्लास खत्म हो गई। चलो समरी की हमें जरूरत नहीं है, हम तो क्लास रिवाइज करते हैं। डीपीपी कह रही हूं, डीपीपी कर लेना। बहुत जल्दी मैम आपसे इंटरेक्ट करेंगे। अब हम एक बैटल ग्राउंड में मिलेंगे बहुत जल्दी, ठीक है? अच्छे से बेटा पढ़ते रहो। कमेंट सेक्शन मैम पढ़ती है, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी, जैसे मैं पढ़ती हूं, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो। मुझे बच्चों के नाम याद हो रहे हैं, है ना? लॉट्स ऑफ लव टू यू एज वेल, बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारे ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारा गुड लक। मिलते हैं अगली क्लास में, इस क्लास को रिवाइज करना। चलो बाय बाय।